तो निकालो डीबीबी निकालो। डीबीबी नंबर 30। लिखो आंसर, लिखो इसके ना। 30 में फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट का आंसर बी, फर्स्ट का आंसर बी। सेकंड का आंसर है डी, लास्ट ऑप्शन डी। थर्ड का आंसर ए। मतलब वैल्यू निकाल ली होगी आपने ना? उसमें से एक को ओमेगा बोलेंगे, एक को ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे। हो सकता है थोड़ा ये कंफ्यूजन हो कि ओमेगा क्या होता है। तो 4 में आंसर है सी, फिफ्थ का आंसर बी, सिक्स का आंसर ए, सेवन का आंसर सी, एट का आंसर डी, एट का आंसर डी, नाइन का ए, 10 का ए, 11 का सी, 12 का ए, 13 14 15 के दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट पर आ गए अपन। फर्स्ट में को डाउट, सेकंड में को डाउट, थर्ड में को डाउट। थर्ड में वैल्यू तो निकाल ली हमने ना, वो वैल्यू इस तरह से आ गई, वो वैल्यू इस तरह से आ गई हमारे पास। -हाफ प्लस आयोटा √3/2। वैल्यू तो निकालना आता है ना, -हाफ प्लस आयोटा √3/2। एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई ना, एक वैल्यू ये आ गई। बताओ ये निकाल के, ये वैल्यू आ गई बस। इसमें से ये सिंबल है, मतलब इसको जनरली, हालांकि लिखा होता है इसमें कि ओमेगा का मतलब ये है। तो ये दिस इज, इसको बोलते हैं ओमेगा, या ये ओमेगा स्क्वायर, या इसको ओमेगा बोल दो तो वो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यानी इसका स्क्वायर करने पर ही आ जाता है, इसका स्क्वायर करने पर वो आ जाता है। जनरली ओमेगा बोलो, अल्फा भी बोल सकते हैं ना, लेकिन जनरली इस वैल्यू को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे आगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं ना अपन, जैसे यूनिटी के अगर क्यूब रूट निकाले जाए तो उसके रूट आते हैं। ये इस इक्वेशन के रूट होते हैं एक्चुअली। x³ - 1 = 0। इसका एक रूट तो 1 आएगा, बाकी दो रूट और आएंगे, उनमें से एक रूट ही होगा और एक रूट ही होगा। इसलिए इनको बोलते हैं दीज आर इमेजनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ऐसे बोला जाता है उसको ना। तो कोई बात नहीं, वैल्यू निकाल ली हमने। थोड़ा सा लग रहा था कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है, तो बता दिया मैंने, और ये आगे और बताने की कोशिश करूंगा मैं। फोर में को डाउट हो, फोर में तो तीन निकाल लो बस आप, ए क्रॉस बी, बस ये निकाल लो। बार बार ये निकालना है फिर अपने को। ये निकाल लो आप, ए क्रॉस बी, इसको निकाल लो आप। तो ये कितना हो जाएगा, ए डॉट बी, जीरो दे रखा है, जीरो माइनस ए डॉट ए, बी वेक्टर, ये बी वेक्टर आ गया बस, ये ऐसा आ गया है। ठीक, ये हम निकाल चुके। अब ये जो हमारे पास आया ना, ये तो ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद फिर एक वेक्टर है क्रॉस ए। इसके बाद क्या है, ये पहले तीन निकाली ना मैंने, क्रॉस ए आ गया, और फिर क्या है, फिर क्रॉस ए है ना, फिर ये आ गया ना, ये फिर वापस वैसे ही आ जाएगा। तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, बाहर निकल जाएगी, ये बाहर निकल जाएगी, है ना। और ये कितना आ जाएगा वापस, माइनस का मॉड स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, ये आएगा माइनस का मॉड स्क्वायर बी वेक्टर। तो अभी आ जाएगा मॉड ऑफ a⁴ बी वेक्टर आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर दो वेक्टर हैं ए वेक्टर, समझ रहे हैं। मतलब एक निकाल लिया बस हमने, ये निकाल लिया, उसके बाद ये बार बार रिपीट कराना है अपने को। तो फाइनली आएगा माइनस मॉड a⁻⁶ बी वेक्टर, ये आ जाता है ना फाइनली। तो इसको निकाल सकते हैं ऐसे। 5 में को डाउट हो, 6 में को डाउट हो, 7 में को डाउट, क्वेश्चन नंबर 7 में को डाउट। 7 में वो थोड़ा डिटरमिनेंट सोल्व करना पड़ेगा अपने को। हमें दे रखा है कि भाई ये वॉल्यूम निकालना है पैरेललोपाइप्ड का, इसकी तीन कॉन्करेंट एजेस दे रखी है ना। तो वॉल्यूम हम जानते ही हैं, वॉल्यूम हम जानते हैं बॉक्स ऑफ दिस। तो बॉक्स ऑफ 2 टाइम्स बी क्रॉस है ना, इनसे पैरेललोपाइड बनाना है। तो 3 टाइम्स सी क्रॉस है एंड 4 टाइम्स ए क्रॉस बी। ये वॉल्यूम हो गया उसका पैरेललोपाइड का ना। मोड लगा दो उस पर चाहो तो ना, ये इस पे मोड लगा दो चाहो तो, ये वॉल्यूम हो गया ना। इसको सिंप्लीफाई करना आता है, मैं 2 3 4 को बाहर निकाल सकता हूँ। और ये कितने दे रखा है, ये 18 दे रखा है शायद, दिस इज इक्वल टू 18। अब यहां से मैंने 2 बाहर निकाला, वहां से 3 और वहां से 4, तो कितना आ गया, मॉडुलस ऑफ 24 हो गया शायद वो ना। और इसको मोड लगा रखा है, तो कैसे भी लिख दो उसको, मैंने ऐसे लिख दिया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए बराबर 18। सही लिख रहा हूँ, क्योंकि मोड लगा रखा है ना, फर्क नहीं पड़ेगा वो। माइनस भी हो रहा होगा तो भी दिक्कत नहीं है, मोड लगा रखा है, प्लस भी होगा तो दिक्कत नहीं। और ये हम जानते हैं, दिस इज बॉक्स एबीसी का होल स्क्वायर, तो दिस इज 24 बॉक्स एबीसी का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 18। therefore box ABC can be written as
दिस इज प्लस माइनस √3/2, ये ऐसा आ जाएगा, प्लस माइनस √3/2। अब मुझे बॉक्स एबीसी निकालना है इन टर्म्स ऑफ थीटा, और फिर वहां से थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। और बॉक्स एबीसी निकालने के लिए मुझे तीनों वेक्टर दे रखे हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ आई जे के, बी वेक्टर दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ आई जे के, सी वेक्टर दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ आई जे के, है ना। बस बॉक्स एबीसी को निकाल के मुझे इसके बराबर इक्वेट करना है। अब बॉक्स एबीसी जब मैं निकालूंगा ना, तो बॉक्स एबीसी विल बी डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो में ए वेक्टर आ जाएगा, तो उसमें ए वेक्टर में कंपोनेंट कितने आ जाएंगे, ए वेक्टर में आ जाएंगे 1 + sin थीटा, फिर आ रहा है शायद कॉस थीटा, और फिर sin 2 थीटा, कॉस थीटा एंड देन कॉस ऑफ 2 थीटा, sin 2 थीटा। ये ए वेक्टर हो गया। बी वेक्टर के कंपोनेंट लिख दो अब आप, साइन ऑफ थीटा प्लस 2π/3, अगेन कॉस ऑफ थीटा प्लस 2π/3, और फिर यहां से आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 4π/3, 2 थीटा प्लस 4π/3, ये यहां से आ जाएगा ना। ये डिटरमिनेंट के अंदर बंद कर दिया मैंने इसको ना, ये ऐसे डिटरमिनेंट लगा दिया हमने यहाँ पर, दिस इज डिटरमिनेंट। और ये आपके बार आ जाएगा साइन ऑफ थीटा माइनस 2π/3, दिस इज साइन थीटा माइनस 2π/3, दिस इज अगेन कॉस ऑफ थीटा माइनस 2π/3, एंड दिस इज साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 4π/3। ये ऐसा आ गया ना, माइनस माइनस लगा पाए मानो, दिस इज माइनस -4π/3, ये ऐसा आ गया ना। अब ये मुझे निकालना है, ये निकालने के बाद वहां रख दूंगा मैं, फिर थीटा निकालूंगा। तो इसमें यह है कि भाई जैसे मैं इनमें कुछ नहीं करूंगा, मतलब जैसे हम एक रो को दूसरे रो में ऐड कर देते हैं, फिर तीसरी में से माइनस कर देते हैं, तो इनमें कुछ ऑपरेट नहीं करेंगे क्योंकि इनके एंगल सिमेट्रिक नहीं है, इनके एंगल सिमेट्रिक है। ये a+b है तो ये a-b है, फिर ये b+c है तो b-c है, वो c+d है तो c-d है। तो मैं इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बारे में सोचूंगा। अब अगर मैं ऐड करूंगा तो साइन सी प्लस साइन डी लगेगा, और साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 sin c + d/2, एंड दैट इज साइन थीटा, और साइन थीटा यहां पर है, तो इसलिए मैं ऐड करूंगा इनको ना। तो इनको ऐड करके वहां माइनस कर दूंगा, यानी वी आर अप्लाइंग r1 गोज टू r1 माइनस r2 + r3। मेरे हिसाब से शायद प्लस करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि जैसे लगा था ना साइन थीटा आ रहा है, लेकिन वो माइनस साइन थीटा आएगा एक्चुअली। अब यहाँ साइन सी प्लस साइन डी लगा के देख लो एक बार, आप चाहो तो साइन सी प्लस साइन डी लगाऊंगा तो कितना आएगा, देखो आप, 2 sin c + d/2, c + d/2, एंड कॉस ऑफ c - d/2, दैट इज 2π/3। और व्हाट इज कॉस 120 -½ माइनस साइन थीटा आ जाएगा ना। तो ये कितना आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा, इससे मैं जोड़ूंगा उसको ना। तो बस ऐसा करके वहां अप्लाई कर दो, ऐसे यहाँ लगा दो cos c + cos d, माइनस cos थीटा आ जाएगा ये। ऐसे यहाँ लगा दो sin c + sin d, -sin 2 थीटा आ जाएगा ये, -sin 2 थीटा। तो जिसे मैं ये अप्लाई करूंगा तो ये 1 0 0 हो जाएगा ये, तो दिस विल बी 1 0 0, ये ऐसा आ जाएगा ना, दिस इज 1 0 0, ये ऐसा आ जाएगा 1 0 0 0 0। बट अब इसको एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो के लॉन्ग है ना, तो इसको मैंने फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, और जैसे ही मैं इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करूंगा तो ये आ जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस 2π/3, cos ऑफ थीटा प्लस 2π/3 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा माइनस 4π/3, एंड माइनस माइनस कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 4π/3, और दिस इज साइन ऑफ थीटा माइनस 2π/3। सही है, सही लिखा है ना। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, दोनों एंगल आ गए, और वहां दोनों आ गए साइन, तो हमारे पास कॉस के साथ साइन आ गया, और वहां ये जाएगा ना। अच्छा वो गलत लिखा है मैंने, थीटा प्लस 2π/3 और कॉस ऑफ थीटा माइनस 2π/3, दिस इज कॉस ऑफ थीटा माइनस 2π/3, ये कॉस ऑफ थीटा माइनस ये आ गया हमारे पास बॉक्स एबीसी, एंड दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। यहां से मुझे थीटा निकालना है। अब मैं मेहनत थोड़ी करूंगा, ऑप्शन है, रख रख के देख लूंगा ना कौन सा थीटा सेटिस्फाई करेगा। अब मेहनत करने से फायदा भी क्या है, रख रख के देख लो अब तो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, किससे √3/, ऑप्शन दे रखा है ना अपने को, उस एंगल को रख के देख लो इस इक्वेशन में ना, क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं बन रहा एक्चुअली, आसान नहीं हो रहा है। जैसे साइन है cos b, बट दैट इज नॉट cos sin b। तो ज्यादा मेहनत, अगर फॉर्मूला बन रहा होता तो फटाफट लिख देते अपन, और फिर एंगल निकाल के हीरो बन जाते लेकिन अपन ऐसे हीरो बन रहे हैं कि भाई अब मत कैलकुलेट मत करो, ये हमारी इंटेलिजेंस ही होगी, अब हम कैलकुलेट नहीं कर रहे। अब ऑप्शन रख रख के देख लेंगे यहाँ से ना, क्यों जबरदस्ती लंबा करें सवाल को। तो ऑप्शन में रख रख के देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, 8 में डाउट हो
क्वेश्चन नंबर 8 में को डाउट, 8 के बाद 9 में को डाउट हो, 9 के बाद 10 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 10 में को डाउट। ए और सी ऑप्शन तो एफ ऑफ सी तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे अपन? एफ ऑफ सी में मतलब ये है 1 से बड़ा आएगा, अपन ये कैसे बोल पाएंगे? देखो उस फंक्शन को आप जी एक्स मान लो, लेट जी एक्स बराबर मैंने मान लिया लेट जी एक्स इजिकल टू 0 से एक्स और एफ एक्स डी एक्स, ये हमने मान लिया, ये जी एक्स है, फंक्शन है और एक्स का कोई, मैंने इसको जी एक्स मान लिया। तो हमें दे क्या रखा है? हमें दे रखा है बेसिकली, हमें दे रखा है जी ऑफ टू, बेसिकली हमें दे रखा है जी ऑफ टू इज इक्वल टू दिस इज 2 टाइम्स जी ऑफ सी, ये हमें दे रखा है ना, ये हमें दिया हुआ है जी ऑफ टू बराबर, ये दे रखा है अपने को, और मैंने ये फंक्शन मान लिया ना। अब हमें जानकारी है एक तो एफ एक्स के बारे में कि एफ एक्स नॉन नेगेटिव है, फॉर एफ डेस एक्स पॉजिटिव आ रहा है, फॉर सम सी 0 से 2, 0 से 2 ओपन इंटरवल में जानकारी है हमारे पास जो भी है, तो हम सिर्फ 0 से 2 के बारे में सोचेंगे। और जीएक्स को यहाँ जीएक्स मैंने क्यों माना है भी समझ में आएगा हमारे पास, ये 0 से 2 में मैंने मान लिया। मैं डायग्राम बनाऊंगा जीएक्स का, ये मैं डायग्राम बनाऊंगा जीएक्स का, और ये मुझे दे रखा है, ये मैंने एज्यूम कर लिया फंक्शन है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करो आप। सबसे पहले हम देख सकते हैं व्हाट वी कैन से अबाउट जी ऑफ जीरो, जी ऑफ जीरो जीरो, क्योंकि 0 टू 0 0 आ जाएगा। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो वी गेट जी डेस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। नाउ व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव, यानी इंक्रीज करेगा हमेशा ये, समझ रहे हैं? फिर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया जी डबल डेस एक्स, तो अब क्या आ गया? अब एफ डेस एक्स आ गया। व्हाट इज एफ डेस एक्स? पॉजिटिव, यानी कॉन्केविटी अपवर्ड है इसकी, है ना, कॉन्केविटी इज अपवर्ड। आगे समझ में? अब डायग्राम बना दो, यहां से स्टार्ट हो रहा है, इंक्रीज करेगा, कॉन्केविटी अपवर्ड है, डायग्राम ऐसा बनेगा इसका, एंड दिस पॉइंट इज 2 जी ऑफ 2, दिस पॉइंट इज 2 जी ऑफ 2, ये ऐसा आ गया है ना हमारे पास। अब हमें डायग्राम तो बना लिया, अब मैं ध्यान से देखूं कि मैं, ये मुझे दे रखा है ना, हमें दे रखा है कि जी ऑफ सी, सी हमारे पास 0 से 2 के बीच में, मुझे पता नहीं है सी कहाँ है। मान लिया भाई सी हमारे पास जो है वो 0 से 2 के बीच में कहीं ना कहीं है, और हमें दे रखा है कि जी ऑफ 2 जो है, जी ऑफ सी 1/2 और जी ऑफ 2 के बराबर है, 1/2 जी ऑफ 2 के बराबर। तो मुझे ये दे रखा है अगर ये इसके बराबर है तो मुझे सी के बारे में बताना है। सी होगा तो 0 से 2 के बीच में, लेकिन 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, ये मुझे बताना है। ठीक है ना? अब हम ये देखेंगे भाई हमें इस फंक्शन जी एक्स की, जिसका मैंने डायग्राम बना रखा है, उसकी मैं एक्स बराबर सी पर वैल्यू निकालूंगा। सी कहाँ है मुझे पता नहीं है, और पता लगाऊंगा कि जिस सी पर वैल्यू आएगी वो हाफ जी ऑफ 2, वो सी 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, ये मुझे देखना है ना। तो हमने क्या किया, ये पता लगाने के लिए हम जानते हैं ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, तो इसलिए अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा ना, तो नो डाउट ये जो कॉर्ड है ये ऊपर रहेगी और ये ग्राफ नीचे रहेगा, क्योंकि ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड है ना, है ना। तो इसमें हमने ये देखा कि भाई जैसे हाफ जी ऑफ 2 है, तो मैंने क्या करा, इस लाइन का इक्वेशन निकाल लिया। द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y is equal to mx, y is equal to mx। what is m? m is g of 2 upon 2, m is g of 2 upon 2 into x, y is equal to mx, ये y is equal to mx हो गया, इसका स्लोप तो ये हो गया g of 2 upon 2, समझ रहे हैं? y2 minus y1 upon x2 minus x1, तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया। अब हम देखें हाफ g of 2 चाहिए हमें, तो इस लाइन की हमें x बराबर 1 पर वैल्यू निकाल लें। अगर मैं लाइन की x बराबर 1 पर वैल्यू निकालूंगा तो दैट विल बी हाफ ऑफ g of 2, ये ऐसा आ जाएगा ना। लेकिन मुझे जी ऑफ सी पता लगाना है कि जी ऑफ सी अगर हाफ जी ऑफ 2 है तो सी क्या है, तो सी 1 से बड़ा है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसने जी के ग्राफ को यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, तो ये पॉइंट हमारे पास सी है ना, और ये सी 1 से बड़ा है ना, ठीक है ना। तो ऐसे इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 11 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 11 में को डाउट, 11 में को डाउट हो गया। 11 तो मेरे हिसाब से देखने से हो जाता है, पता ना 11, 11 में को डाउट, 12 में को डाउट, 13 में को डाउट। 13 में हिट एंड टाइल लगा लो आप, वैसे शीट में भी था हमारे, है ना वो, लेकिन वो उसमें क्या है, मॉड वगैरह के बारे में बहुत सारी बातें पूछी हुई थी, यहाँ एक्सप्रेशन ही पूछा गया है हमसे कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो। तो इसमें क्या हिट एंड ट्रायल लगा लिया मैंने। इसमें मान लिया लेट थीटा बराबर 0, लेट थीटा बराबर 0, और जैसे मैं थीटा को 0 मानूंगा तो थीटा को 0 मानने पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आयटा वाई बराबर कितना आ गया, एक्स प्लस आयटा बराबर 1 आ गया। देयरफॉर एक्स बराबर 1, वाई बराबर 0, बस उस एक्सप्रेशन में रख दो आप, तो उसकी जो वैल्यू है वो दैट विल कम आउट टू बी 3, वो 3 आ जाएगा ना। या फिर लंबा छोड़ा, तो फिर लंबा तरीका तो है ही सही ना, उस लंबे छोटे तरीके में भी क्या करो आप, उसको ऐसा करो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि जैसे लिखा हुआ है ना, अगर एस सच अगर हम करेंगे, उसको मैंने ऐसे लिख लिया कॉस थीटा प्लस 2 और प्लस का आयोटा साइन थीटा, उसको मैंने ऐसे लिख लिया ना, और इजिकल टू 3 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई, उसको ऐसे लिख लो आप, ऐसे लिख लो उसको।
अब हमें वो जो एक्सप्रेशन चाहिए, और ये मतलब फिल इन द ब्लैंक का मतलब इंटीजर टाइप का सवाल है ना, तो हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि आंसर थीटा में नहीं आएगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, मतलब ऐसा लग रहा है अपने को सवाल देख कर ना। बट इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 × x माइनस आइटा वाई, और अपॉन कितना आ जाएगा, x² + y², ये ऐसा आ जाएगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लो, तो cos थीटा + 2 = 3x/x² + y², ये ऐसा आ जाएगा ना। एंड sin थीटा = -2y -3y/x² + y²। अब हमें क्या करना है, वो एक्सप्रेशन चाहिए और उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू में चाहिए, तो यहां से क्या करो, कॉस निकाल लो और यहां से साइन निकाल लो, स्क्वायरिंग करके जोड़ दो भगवान का नाम लेके। ऑब्वियस सी बात है, नाम लेना पड़ेगा एक बार बीच में भगवान का, क्योंकि इससे दिख नहीं रहा कि वो आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ रहा है, भाई थीटा गायब करना है, तो थीटा की गायब करने की तैयारी कर ली है अपन ने, अब इसकी स्क्वायरिंग करके जोड़ दो बस अब आप, तो एग्जैक्टली वो एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा आपके सामने ना, एग्जैक्टली वो क्रिएट हो जाएगा जिसकी वैल्यू निकालनी है मैंने। समझ रहे ना, या फिर अगर लॉजिकल, ये तो हमने मतलब सवाल की लैंग्वेज देख के पता लगा लिया कि भाई वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, थीटा गायब कर दूं मैं, तो थीटा गायब कर दिया ना। या फिर हमें ऐसा निकाल सकते थे कि मैंने ये निकाला, तो इसमें मेरे को एक अप्रोच मालूम पड़ेगी कि मैं स्क्वायरिंग करके जोड़ूंगा, वरना कोई बात नहीं, आप मत करो, आप इसको यहीं रहने दो और इसको यहीं रहने दो, वही उसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रियल इमेजरी पार्ट कंपेयर कर लो, उससे एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास इन टर्म्स ऑफ थीटा, उससे वाई भी आ गया, उस एक्स और वाई को फिर वहां रख दो उस एक्सप्रेशन में ना, लेकिन वो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको निकालने में ना, लेकिन ये थोड़ा फास्ट है ना, और इसमें कोई लग भी रहा है कि भाई हमारे पास आ जाएगा, या फिर एक्स वाई निकाल के वहां रख दो आप। ये हिट एंड टाइल भी था एक तरीका, थीटा बराबर 0 मान लिया और 0 मान के निकाले। 14 में को डाउट हो, 15 में को डाउट हो गया ना, 15 में वो tan इनवर्स एक्स लिख दो उसकी जगह, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स एक्स बन जाएगा वो, दैट इज tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स के बाद आगे क्या लिखा है, -ln x, ये एफ एक्स आ जाएगा ना। नहीं लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो भी मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, और डेरिवेटिव का नेगेटिव आ जाता है, दिस इज नेगेटिव, डेरिवेटिव इज नेगेटिव इन द गिवन इंटरवल, तो ये डिक्रीजिंग है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम पॉइंट पर आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम पॉइंट पर आ जाएगी। शायद शीट में था मेरे हिसाब से, शीट में एग्जैक्टली ये था शायद मेरे हिसाब से, एओडी की शीट में ना। कॉम्प्लेक्स नंबर की शीट निकालो, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 है क्या कोई इसमें, पार्ट 1 में कौन सा है, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, C5 में को डाउट हो, पार्ट 1 के C5 में को, C5 थोड़ी था, अच्छा पार्ट 1 का C5 में को डाउट हो। अब देखो इसमें C5 में ये अलग अलग तरह से लिख रखा है ना, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया हमने ना, मैंने लिखा ही दिया, कल आपको बहुत सारे पॉइंट मैंने लिखा दिए, सारे लिखा दिए, थीटा π/2 होगा, +-π/2 तो क्या होगा, सिर्फ +π/2 पर क्या होगा, सिर्फ -π/2 पर क्या होगा, एक्यूट एंगल पे क्या होगा, ऑब्टूज एंगल पर क्या होगा, जीरो पर क्या होगा, पाई पर क्या होगा, -π पर क्या होगा, सब समझा दिए मैंने आपको। तो उसमें ये था हमारे पास कि जैसे ऐसे लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ, आप तो यूं देखो आप, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर +-π/2, ये मान लो ऐसा लिखा हुआ है ना, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास मैथमेटिकली। अब इस इन्फॉर्मेशन को मैं कितने तरह से लिख सकता हूँ, देखो आप, इस इन्फॉर्मेशन को मैं बहुत सारी तरह से लिख सकता हूँ ना, जैसे वो, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ ना, जो लिखा हुआ है वो पूरा लिख देता हूँ ना। तो ये लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z-8 आयटा अपॉन z+6, 6 आयटा है कि 6 है, 6 इज इक्वल टू +-π/2। तो ये हम जानते हैं लोकस एक सर्कल होगा, और उसका एक डायमीटर का एक एंड पॉइंट 8 आयटा होगा, और एक -6 होगा। 8 आयटा का मतलब हो गया 0,8, यानी उसके डायमीटर का एक एंड पॉइंट ये है, और दूसरा एंड पॉइंट है -6,0। मतलब इस सर्कल की इक्वेशन आ गई फटाफट, है ना। हम मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं, मैंने निकाल के बताया, कल आपको पूरा सर्कल आएगा, सिर्फ +π/2 होता तो पूरा सर्कल नहीं आता, -π/2 होता पूरा सर्कल नहीं आता, आधा सर्कल आता हमारे पास। समझ पा रहे हैं मेरी बात, है ना, कल बताया ना मैंने यार आपको, मेहनत करके बताया आप। तो ये पूरा सर्कल आ गया, तो ये एक सर्कल की इक्वेशन एक तो ऐसे लिख दी है ना। अब मैं, हमने बताया ये सर्कल जो आने वाला है वो ऐसा आने वाला है, तो उस सर्कल को उन्होंने 2D में लिख दिया फटाफट। ये तो 2D में मैं मैथमेटिकली लगाता, पूरा इसका इमेजरी पार्ट निकालता, है ना, और उसके रियल पार्ट को जीरो करता, तब जाके सर्कल की इक्वेशन आती। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया है भाई, ये एक सर्कल होता है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट है, तो फटाफट मैंने सर्कल ऐसे लिख दिया, x-0, x-x1, x-x2, y-y1, y-y2, y-y2 बराबर 0। तो ये कितना आ गया, x² प्लस का y² प्लस का 6x माइनस का 8y बराबर 0। इसी सर्कल को मैंने ऐसे लिख दिया, है ना। अब देखो मैं इसी इंफॉर्मेशन को ऐसे लिख सकता हूं,
भाई ये जो सेम लिखा हुआ है ना, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या है, प्लस माइनस पाई बाई टू, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजरी है। और अगर ये प्योरली इमेजरी है, इसका इसका रियल पार्ट क्या है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस एट आएटा अपॉन जेड प्लस सिक्स बराबर जीरो। ये मैंने ऐसे लिख दिया इसको, यानी ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट क्या है, 8,0, 0,8 और -6,0। क्योंकि मैं ऐसे लिखूं एग्जैक्टली सेम बात है ना। ये मैंने शुरू में भी समझाने की कोशिश की थी आपको, ये मैंने शुरू में बताने की कोशिश की थी इस तरह से आपको। अब मान लो सिर्फ देखो, यहां ध्यान से देखो गौर से, अगर ऐसा लिखा हुआ होता ना, अगर ऐसा लिखा हुआ होता, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता था? ये मैंने शुरू में समझाने की कोशिश की थी आपको ना। क्या ये इसको ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई बाई टू है, तो नो डाउट ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजरी है, लेकिन मुझे ये भी इंश्योर करना पड़ेगा वो सिर्फ ऊपर है, वो नीचे नहीं है ना। अब मैं रियल पार्ट ऑफ जेड को जीरो कर रहा हूं, उसका मतलब इस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब निकल रहा है, ये प्योरली इमेजरी है, तो ये नीचे नहीं हो सकता क्या, वाई एक्सिस पे नीचे नहीं हो सकता, और नीचे हो जाएगा तो फिर ये इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी। तो मुझे लिखना पड़ेगा अगर पाई बाई टू है तो दिस रियल पार्ट इज जीरो, बट इमेजरी पार्ट ऑफ दिस इज पॉजिटिव। आ गया समझ में? तो यानी ये सुपर सेट है और इसका सबसेट है ये, क्योंकि इससे ज्यादा जेड आएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना, इससे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे वो ज्यादा आएंगे, इससे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे भी आ सकता है ना। समझ में आ गया? अब चाहे ऐसे लिखूं चाहे मैं ऐसे लिखूं, ये एक ही बात हो गई ना। तो ये भी एक सर्कल का इक्वेशन है ना, जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट क्या है, वो जेड 1 जेड 2 है, जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट। अब हम ऐसे लिख सकते हैं, अब हम बोल रहे हैं भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब ये प्योरली इमेजरी है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजरी, इट मीन जेड प्लस जेड बार बराबर जीरो। तो जेड प्लस जेड बार बराबर जीरो, ये जेड है हमारे पास, और प्लस जेड बार बराबर जीरो, प्लस जेड बार बराबर जीरो। ये भी सर्कल का इक्वेशन है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट वो है। तो सर्कल की इक्वेशन ऐसे लिखो, सर्कल की इक्वेशन ऐसे लिखो, सर्कल की इक्वेशन ऐसे लिखो, एक ही बात है ये, सब एक ही बात है ना। समझ में नहीं आ रहा है ना? जेड प्लस जेड बार बराबर जीरो, अब वो तो आसान कर दो उसको ना, वो यहाँ अलग अलग बार लगा दो तो आ जाएगा उस फॉर्मेट में लिखा हो। अब ध्यान से देखो, ये किस सर्कल का इक्वेशन है, ये उस सर्कल का इक्वेशन है। अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जिसका डायमीटर के एंड पॉइंट क्या है, तो मैंने एक ऐसे लिखा, ये वो सेम सर्कल है, ये भी सेम सर्कल है, ये भी वही सेम सर्कल है, ये भी वही सेम सर्कल है। लिखने के तरीके अलग अलग हैं। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया हमारे पास -3 प्लस कॉमा 4 हो गया, -3 प्लस 4 आइटा हो गया। व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज 5। तो मैंने सर्कल को ऐसे लिख दिया आपकी बार, जेड माइनस जेड जीरो, जेड माइनस जेड जीरो इज इक्वल टू 5। तो ये 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 और ये सब सेम सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो सब अपनी इंटेलिजेंस ही हो गई, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो जानकारी है उस सारी जानकारी का इस्तेमाल करके हमने देख लिया ना। ठीक है, मैंने समझाया भी आपको, अलग से ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप कुछ कोशिश भी कर सकते थे कि भाई ये सब सेम है। उन्होंने बोला भी ये, भाई दिखाओ ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वो दिमाग लगाते गए अपन। तो एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। अब एक से भी लिख सकते हैं हम चाहें तो ना। तो हमने क्या करा, ऐसा मान लिया ना कि हमें मालूम पड़ गया डायमीटर के एंड पॉइंट क्या है, जेड 1 जेड 2 है। ठीक है, जब हमें पता है एक जेड 1 क्या है और जेड 2 क्या है मुझे पता है, मैंने मान लो यूं लिख दिया जेड 1 जेड 2 ही, ऐसे लिख दिया मैंने। जेड 1 का मतलब उसको मैंने मान लिया 8 आयोटा, और इसको मैंने मान लिया -6। आ गया ना समझ में? ऐसे लिख दिया ना। अब अब हम चाहते हैं सर्कल की इक्वेशन निकालें, तो मैंने जेड मान लिया ऐसे ना। अब अगर इस सर्कल पर ये मूविंग पॉइंट मूव कर रहा है, तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम बनेगी ना, तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और इस सर्कल की इक्वेशन को ऐसे लिख दो, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड 1 का होल स्क्वायर। भाई ये डिस्टेंस निकाली ना हमने, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस जेड माइनस जेड 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड 1 माइनस जेड 2 का होल स्क्वायर। ये उस सर्कल की इक्वेशन फिर आ गई। ये सब एक ही सर्कल है हमारे पास। तो कितने तरह से लिखा हमने इसको देखो आप। एक तरीका, सेकंड वे, थर्ड वे, दिस इज द फोर्थ वन, दिस इज द फिफ्थ वन, दिस इज सिक्स वन। 6 तरह से उस एक ही सर्कल की इक्वेशन को लिख लिया हमने ना। और इसमें कुछ नहीं, बहुत छोटी छोटी जानकारी काम आ रही है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, बस सिंपल ज्योमेट्री लगा रहे हैं। ये सब समझ में आ गया हमारे ना। समझ में आ गया मतलब हमें पता था कहीं ना कहीं कि ऐसा होता है, तभी अपन समझ पाए ना। तो इसी एक इक्वेशन को ऐसे लिख लिया हमने अलग अलग तरह से। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आगे
C7 पर, C7 में कोई डाउट हो? डाउट है? वो तो मैंने डायग्राम बना के बताया था ना आपको पहले। भाई हमें, हमारे पास क्या है, हमें पता लगाना है जीरो, Z1 Z2 और Z1 + Z2। तो देखो जीरो तो ये है हमारे पास, ओरिजिन है। मैंने मान लिया Z1 कहीं यहाँ है हमारे पास, इस पॉइंट को मैंने P मान लिया, तो ये वेक्टर क्या हो गया, Z1 हो गया ना। ये पॉइंट कोई Q है, इसको मैंने Z2 मान लिया, तो ये वेक्टर बन गया हमारे पास Z2। हमें एक पॉइंट और चाहिए अब, Z1 + Z2। वो जानते हैं ड्रॉ करना हम कहाँ आएगा ना, पैरेललोग्राम बना देंगे ना। और ये पॉइंट Z2 है, इसीलिए हम बोल पा रहे हैं कि ये वेक्टर Z2 है। ये पॉइंट Z1 है, इसलिए बोल पा रहे हैं कि ये वेक्टर Z1 है। पर इसका यूज करके एक पैरेललोग्राम बना देंगे ना, इसका यूज करके हम एक पैरेललोग्राम बना देंगे। तो ये वेक्टर Z1 हो गया और ये वेक्टर Z2 हो जाएगा ना। तो दिस इज Z2 प्लस Z1 + Z2, दिस इज Z1 + Z2, ऐसा आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है इसको मैंने R मान लेता हूँ और इसको Z1 + Z2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये 4 पॉइंट हो गए हमारे पास। अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन 4 पॉइंट से क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम। और उस पैरेललोग्राम में रखा है हमें कि Z1 + Z2 और Z1 - Z2 के बीच का एंगल क्या है, +-π/2। तो देखो ये वेक्टर तो Z1 + Z2 हो गया। अब मुझे Z1 - Z2 वेक्टर चाहिए, तो दिस वेक्टर इज Z1 - Z2। इनके बीच में एंगल क्या है, +π/2 या -π/2, यानी ये एंगल क्या है, π/2 है या -π/2 है। मैग्नीट्यूड तो π/2 होगा ना भाई। वो तो ये +-π/2 में ये फर्क पड़ेगा भाई, यहाँ Z1 मान लो या यहाँ एक बार यहाँ Z1 मान लो आप। समझ में आ गया? यानी इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है ना। इसका मतलब या तो ये स्क्वायर है या फिर ये रोम्बस है। अब आगे दे रखा है कि डायगोनल की लेंथ बराबर नहीं है, इसका मतलब ये रोम्बस है। क्योंकि इस डायगोनल की लेंथ क्या हो गई, मॉड ऑफ Z1 + Z2। इस डायगोनल की लेंथ क्या हो गई, मॉड ऑफ Z1 - Z2। वो बराबर नहीं है। डायगोनल परपेंडिकुलर, पैरेललोग्राम में डायगोनल परपेंडिकुलर है लेकिन उनकी लेंथ बराबर नहीं है, देयरफॉर इट विल बी ए रोम्बस। तो रोम्बस हो जाएगा ना। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा था, पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर कौन सा, B3 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर B3 में को डाउट, B3 हो गया ना। B3 में हमने देख लिया भाई उनके बीच में आर्ग्यूमेंट बराबर आ रहे हैं, तो लोकस क्या आएगा, रेज आ जाएंगी ना। तो मतलब वो रियल एक्सिस पे लाई करेगा जेड। इसका मतलब उसका इमेजरी पार्ट क्या है, मतलब y0 है। और अगर y0 है तो 1 डिफाइंड है, इसका मतलब है ना। समझ में नहीं आया? आर्ग्यूमेंट बराबर है ना भाई उसके, बताऊं उसको, वो दोनों के आर्ग्यूमेंट बराबर आ रहे हैं ना। तो इसलिए मतलब आर्ग्यूमेंट बराबर का मतलब उनका डिफरेंस 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो उस पर लाई कर रहा है ना। समझ में नहीं आया? इसके बाद नेक्स्ट 5 में को डाउट हो। 5 में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो छोटा बड़ा x + i मान लो, अगर दिक्कत आ रही है तो। हालांकि यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, हम ऐसा देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 + i, ये 1 + i इंटू जेड, और इजिकल टू क्या लिखा है, 1 - i इंटू जेड। अब मतलब अलग अलग तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं अपन, कि जिसे ध्यान से देखें अपन कि ये इसका कॉन्जुगेट निकालो, ये आ जाएगा ना। यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है एक तरह से हमारे पास, तो ये क्या है, Z1 बार। और Z बराबर Z1 बार है, इसका मतलब Z1 प्योरली रियल है, इसका मतलब Z1 यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। जेड प्योरली रियल नहीं है, 1 + i/Z क्या है, प्योरली रियल। क्योंकि इसको अगर मैंने Z1 बोला ना तो वो Z1 बार हो गया हमारे पास। तो हमें मालूम पड़ेगा therefore Z1 इज प्योरली रियल, Z1 इज प्योरली रियल। और अगर Z1 प्योरली रियल है तो इसका इमेजरी पार्ट क्या कर दो, 0 कर दो। Z1 का इमेजरी पार्ट मुझे 0 करना है। Z1 क्या है, 1 + i इंटू जेड। अब इसका इमेजरी पार्ट मैं कब निकाल पाऊंगा, जब जेड को मैं x + i मान लूं। तो जेड को मैंने मान लिया x + i, ये जेड को मैंने x + i मान लिया। पर इसका इमेजरी पार्ट निकाल लो, अभी आ गया x - y + i इंटू x + y, ऐसा आ जाएगा। बस इसका इमेजरी पार्ट 0 कर दो आप। तो इमेजरी पार्ट 0 का मतलब x + y बराबर 0, देयरफॉर y बराबर क्या हो गया, -x। और अगर y बराबर, हमें तो जेड निकालने के लिए बुलाया उन्होंने, तो जेड क्या हो गया, देखो आप, जेड हमने ये एज्यूम किया है। तो जेड में y हमारे पास कितना आ गया, -x आ गया, यानी x - i, यानी x इंटू 1 - i। व्हाट इज x, x बिलोंग्स टू r। तो ये इतने सारे जेड होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, जो भी जेड उसको सेटिस्फाई करेगा वो इस तरह का होगा। ये एक ऑब्जर्वेशन था जो दिमाग में आना आसान था मेरे हिसाब से ना, इसलिए इसका यूज कर लिया हमने। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं, जेड प्लस आयोटा जेड माइनस का जेड बार प्लस का आयोटा जेड बार बराबर 0। तो इनको एक साथ कर दो, ये ऐसे कर दिया ना। व्हाट इज दिस, अगर जेड x + आयोटा वाई है तो ये कितना है,
2 iota imaginary part of z. What is this? 2 real part of x. 2 iota मैंने कॉमन ले लिया, x plus y बराबर भी y बराबर माइनस एक्स आ गया, वापस y बराबर माइनस एक्स ही आ गया। ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बस एक सवाल और करेंगे हम, और कौन सा है? B6 में को डाउट हो? B6 में को डाउट बताना, कल मैंने 2 सवाल कराए थे इस तरह के आपको। B7 में को डाउट हो गया? B6 B7 बस आगे पढ़ते हैं फिर बाकी अपन। तो कहां तक आ गए थे हम कल? सवाल दिया था मैंने करने के लिए, वो π/3 वाला, वो समझ में आ गया ना, प्लस माइनस π/2। अभी भी मैंने कोशिश कर ली काफी सारी है ना, क्यों प्लस माइनस π/2 का मतलब वो एक लाइन सेगमेंट है, Z1 Z2, वो किसी मूविंग पॉइंट पर राइट एंगल बना रहा है। अब चाहे π/2 हो चाहे माइनस π/2, एंगल तो π/2, तो लोकस एक सर्कल आ गया जिसके लिए Z1 Z2 डायमीटर के एंड पॉइंट है ना। और अब मैंने दिया था π/3 वाला आपको शायद, है ना। तो क्या लिखा हुआ था उसमें? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस अपॉन Z माइनस आयोटा इज इक्वल टू π/2। तो ये तो हमें पता है बात कि लोकस विल बी आर्क ऑफ अ सर्कल, और उस सर्कल का मेजर आर्क आएगा भाई, ये तो मैंने लिखवा ही दिया आपको फटाफट ना। अब वो देख सकते हैं अपन ना, मेजर आर्क कैसा आएगा। वो मैंने डायग्राम से भी समझाया था कि मेजर आर्क पर एक्यूट एंगल बनता है और माइनर आर्क पर ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, और अगर सेमी सर्कल होगा तो फिर π/2 बनेगा उसमें ना। तो इसमें अब हमें इसका लोकस निकालना है और उसको ड्रॉ करना है और उसका पैरामीटर भी निकालना है ना। तो देखो इसमें क्या है, हमारे पास Z1 क्या है, ये ऐसे लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस माइनस आयोटा, और ये लिखा हुआ है Z माइनस आयोटा इज इक्वल टू π/3। तो Z1 कितना हो गया इसमें? Z1 इज इक्वल टू माइनस का आयोटा, और Z2 कितना हो गया? भाई Z माइनस Z1, Z माइनस Z2। तो ये एक सर्कल के का मेजर आर्क होगा, जेड का लोकस, और उस सर्कल का मेजर आर्क होगा जिसके कॉर्ड के एंड पॉइंट क्या है? आयोटा और माइनस आयोटा। तो ये आयोटा और माइनस आयोटा मैंने ड्रॉ कर दिया, ये आयोटा और माइनस आयोटा मैंने ड्रॉ कर दिया। आयोटा यहाँ आ जाएगा, माइनस आयोटा यहाँ आ जाएगा, ये ऐसा आ गया। अब अगर ये किसी सर्कल की कॉर्ड के एंड पॉइंट है, सर्कल की कॉर्ड यानी ये सर्कल की कॉर्ड हो गई, और वो जो सर्कल ड्रॉ करना है, तो हम देख रहे हैं हमें मेजर आर्क से मतलब है। अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंट होते तब तो दिक्कत ही नहीं आती, लेकिन हम ऐसे सर्कल ड्रॉ करना चाह रहे हैं जिसकी कॉर्ड के एंड पॉइंट है, और अगर ये कॉर्ड के एंड पॉइंट है तो बेसिकली ये जो सेगमेंट होगा ये उस सर्कल की क्या बन जाएगी? ये उस सर्कल की कॉर्ड बनेगी ना। और अगर ये उस सर्कल की कॉर्ड है तो उस कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसी पे सेंटर लाई करेगा। तो उस सर्कल को जिसको हम ड्रॉ करने वाले हैं, जिसका मेजर आर्क हम ड्रॉ करने वाले हैं, उसका सेंटर इस लाइन पे लाई करेगा। अब हमें दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर डायमीटर अगर अगर हम डायमीटर के एंड पॉइंट होते ना तो सर्कल यूं ही बनता बस है ना। लेकिन हम देख रहे हैं भाई मेजर आर्क चाहिए हमें जिसकी कॉर्ड के एंड पॉइंट है, तो वो सर्कल एक तो यूं बन सकता है, मेजर आर्क इस तरफ आ सकता है, या मेजर आर्क इस तरफ आ सकता है ना। हमें डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे प्लस π/2 में कई पे लगता है ना, प्लस π/2 या माइनस π/2 में पूरा नहीं आता, कभी ऊपर वाला आता है। ऐसा नहीं कि प्लस π/2 में ऊपर वाला आता है, प्लस है तो भाई ऊपर वाला आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो देखना पड़ता है अपने को, मैंने बना के दिखाया भी था शायद आपको ना। अब हमें यहाँ दो सर्कल में बना देता हूँ ना, मैं एक सर्कल ऐसा बना लेता हूँ पहले ना। मैंने एक सर्कल ऐसा बना लिया, मैंने मान लिया भाई ये सर्कल बना दिया मैंने ऐसे। ये एक सर्कल है जिसकी कॉर्ड के एंड पॉइंट ही है हमारे पास। एक उधर बन सकता है ना, ऐसे ही बनेगा भाई, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा। तो हमें देखना है क्या वो हमारा आंसर ये वाला है क्या, क्या हमारा आंसर ये है क्या। तो इसमें मैंने क्या करा, जेड कहीं भी मान लिया अभी, जेड कहीं भी मान लो, ये मैंने जेड मान लिया मान लो। अब मैं जेड मानूंगा तो व्हाट दिस वेक्टर इज, मुझे एक वेक्टर कौन सा बनाना है? जेड माइनस आयोटा। ये वेक्टर तो कौन सा हो गया? जेड माइनस आयोटा हो गया, है ना। अब एक मुझे चाहिए जेड प्लस आयोटा, जेड प्लस आयोटा बोले या क्या बोले, या बोले जेड माइनस माइनस आयोटा बोले, एक ही बात है ना। दूसरा वेक्टर ये वाला बन गया और ये वेक्टर ये बन गया ना। अब हम देख रहे हैं यहां पर हमें, क्योंकि ये दिया हुआ है कि ये जो वैल्यू है π/3 है, मतलब हमें ये इंश्योर करना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आयोटा ज्यादा आना चाहिए, तभी जाके ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना। तो हम देख रहे हैं क्या इस डायग्राम में जेड प्लस आयोटा का आर्ग्यूमेंट ज्यादा है क्या। तो हमने क्या करा, वेक्टर मूवेबल है, तो मैंने इस वेक्टर को मूव कर लिया, दिस वेक्टर इज जेड माइनस आयोटा। समझ रहे हैं? इस वेक्टर को मैंने ऐसा बना लिया, मान लो यहाँ बना लिया मैंने ऐसे। मतलब ये मत समझो कि यहाँ क्यों बनाया यहाँ क्यों नहीं बनाया, कहीं भी बना लो मतलब उसको आप। मैंने बना लिया मान लो ऐसे ना, दिस वेक्टर इज जेड माइनस आयोटा, और ये वेक्टर बना दो अब जेड प्लस आयोटा। जेड प्लस आयोटा वेक्टर को मैंने ऐसे बना दिया। किसका आर्ग्यूमेंट ज्यादा आ रहा है? जेड माइनस आयोटा का। दिस इज रॉन्ग, ये लोकस नहीं आएगा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बचने का तरीका है।
अदरवाइज तो जेड को एक्स प्लस आइटा वाई मान लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका रियल पार्ट अलग कर दो, इमेजरी पार्ट अलग कर दो, है ना। ये हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है इसमें ना। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो यानी ये मेजर आर्क नहीं आ सकता, फिर वो मेजर आर्क तो आएगा ही आएगा, इसका मतलब है ना, वो तो आएगा ही सही ना। अब एक सर्कल मैंने यूं ड्रॉ कर दिया ऐसे ना, अब ये वाला ड्रॉ कर दी, ये हमने ड्रॉ कर दिया ना। ये भी एक सर्कल है जिसकी कॉर्ड के एंड पॉइंट क्या है, आइटा माइनस आइटा है। अब यहाँ चेक कर लो चाहो तो आप, यहाँ चेक कर लेते हैं। मैंने मान लो जेड को यहाँ मान लिया कहीं इस जगह, तो ये मैंने ये व्हाट दिस वेक्टर इज, जेड माइनस आइटा, दिस वेक्टर इज जेड प्लस आइटा, दिस वेक्टर इज जेड प्लस आइटा। पता लगाना है मुझे ना। तो जेड प्लस आइटा वेक्टर को मैंने ऐसा बना दिया, वेक्टर रिमूवेबल है, ये जेड प्लस आइटा वेक्टर हो गया, दिस इज जेड प्लस आइटा। जेड माइनस आइटा वेक्टर को मैंने ऐसा बना दिया ना। अब किसका आर्ग्यूमेंट ज्यादा आ रहा है, जेड प्लस आइटा। ये डायग्राम सही है इसका, ऐसा ये लोकस ड्रॉ कर दिया उसको हमने ना, दिस इज द लोकस, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। ये हो गया ना मेजर आर्क, आगे समझ में, ये मेजर आर्क आ गया। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, इस लोकस का पेरीमीटर, मतलब इसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। अब तो इक्वेशन भी निकाल सकते हैं ना अपन, इसी डायग्राम से अब तो मैं इक्वेशन भी निकाल लूंगा। अब मैं पेरीमीटर निकाल पा रहा हूँ, यानी अगर मैं इसकी लेंथ निकाल लूंगा आर्क की, तो सब कुछ कर लूंगा मैं ना। समझ में आ गया ना, ये हमारे पास ये नहीं आया, ये आ गया मतलब हमारे पास। तो इसमें अब मैंने क्या समझाने के लिए दोबारा डायग्राम बना लिया, दोबारा मैंने एक डायग्राम बना लिया ऐसा, ताकि सही समझा पाऊंगा मैं आपको ना। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये हमारे पास आयोटा है, दिस पॉइंट इज 0,1 एंड दिस पॉइंट इज 0,-1, है ना। और ये मेजर आर्क हमारे लोकस में आ गया। हमारा लोकस क्या है, हमारा लोकस ये है, दिस इज अवर लोकस, मेजर आर्क, ये हमारा लोकस है। अब ये जिस सर्कल का, ये जो मेजर आर्क आया है ना, ये इस सर्कल का मेजर आर्क है, ये इस सर्कल का मेजर आर्क है। तो हमें इस मेजर आर्क की इक्वेशन भी निकालनी पड़ सकती है ना। और वो तब निकाल पाऊंगा, इस मेजर आर्क की इक्वेशन निकालने का मतलब मुझे इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। उसके लिए मुझे सेंटर रेडियस चाहिए, सब में निकाल सकता हूँ। देखो आप, किसे हम जानते हैं सेंटर कहीं इस एक्स एक्सिस पर है, इस तरफ। मैंने मान लिया भाई ये इसका सेंटर है सी, लेट दिस इज द सेंटर, ये मुझे निकाल। अब हमें ये जानते हैं ये उस पॉइंट का लोकस आया है कि ये कॉर्ड के जो फिक्स पॉइंट है, ये इसकी सरकमफ्रेंस पर कितना एंगल बना रहे हैं, पाई/3 बना रहे हैं सरकमफ्रेंस पर। तो अगर ये कॉर्ड सरकमफ्रेंस पर पाई/3 बनाएगी, तो सेंटर पे कितना बनाएगी, 2 पाई/3 बनाएगी। तो सेंटर पे 2 पाई/3 बनाएगी, इसको सेंटर से मिला दिया है। दिस एंगल इज 2 पाई/3, और अगर ये एंगल 2 पाई/3 है, तो दिस एंगल इज पाई/3। समझते हैं ना आप ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना। अब हमें क्या ये डिस्टेंस पता है, हमें क्या, हमें ये लेंथ जानते हैं, व्हाट दिस लेंथ इज 1 यूनिट। तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ, मैं इसको ओरिजिन बोल दूं तो मैं ओसी भी निकाल सकता हूँ, इसको मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो मैं एसी भी निकाल सकता हूँ ना। तो इसमें निकाल सकते हैं हम देयरफॉर टेन, एक बार निकाल सकते हैं हम टेंजेंट ऑफ पाई/3, 10 पाई/3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज ओसी। तो व्हाट इज ओसी, ओसी इज 1/√3, दिस इज 1/√3, दिस इज 1/√3, ये 1/√3 आ जाएगा ना। तो इसका सेंटर कितना हो गया, 1/√3,0 हो गया ना। अब रेडियस निकालनी है तो यहाँ से निकाल लो, आर इज इक्वल टू √1 + 1/3, दैट इज 2/√3। अब बात आ गई पेरीमीटर निकालने की, नहीं आ रहा समझ में। सिंपल ज्योमेट्री है मेरे हिसाब से, ऐसे कोई हाई फाई ज्योमेट्री नहीं है, अपन समझ पा रहे हैं आसानी से ना। मतलब इसमें मैथमेटिकली नहीं कर रहे, सब डायग्राम से कर रहे हैं अपन। आपको लग रहा होगा मुझे समझाने में टाइम ज्यादा लग रहा है ना, अदरवाइज मैथमेटिकली करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये समझा रहा हूँ ना मैं आपको, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, अदरवाइज मैं खुद समझूंगा तो दिक्कत नहीं आएगी ना। मैथमेटिकली कैलकुलेट कम करना पड़ रहा है अपने को। अब मुझे पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का मतलब ये आर्क की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इस सर्कल का रेडियस कितना है भाई, रेडियस तो हमने निकाल लिया, हमें आर्क की लेंथ निकालनी है। तो अब ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, व्हाट दिस एंगल इज, व्हाट दिस एंगल इज, दिस इज 4 पाई/3, क्योंकि ये 2 पाई/3 है ना ये, तो 4 पाई/3 हो गया। तो एंगल तो कितना आ गया, 4 पाई/3, और आर्क हमें निकालना है, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज 2/√3, therefore the perimeter of the locus is 8 पाई/3√, ऐसे निकाल लिया हमने। लोकस ड्रॉ कर दिया, उसका पेरीमीटर निकाल लिया। अब इस लोकस की इक्वेशन लिखनी हो तो वो भी लिख सकता हूं मैं ना।
कैसे भाई, x माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इजिकल टू रेडियस 2/√3 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो लोकस में फिर ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। इसमें क्या करो, x को 0 से बड़ा कर दो आप, x इज ग्रेटर देन 0। बस ये वाला पोर्शन आ गया हमारे पास, उधर वाला पोर्शन आएगा ही नहीं। आ गया समझ में? तो ऐसे निकाल लिया फटाफट। और इसको अगर मैं -π/3 कर देता तो फिर इधर वाला आ जाता है ना। समझ पा रहे हैं आप तो मेरे हिसाब से ना? फटाफट डायग्राम बना के कैलकुलेट, इक्वेशन निकाल ली, ड्रॉ कर दिया, डायग्राम बना दिया। और अगर मैं ऐसे नहीं करता, प्योर मैथमेटिकली चलता, तो थोड़ा टाइम लगता। फिर हम क्या करते हैं, जैसे कल बताया ना मैंने करके आपको, यहाँ हमारे पास था आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आयोटा अपॉन जेड माइनस आयोटा। कल मैंने पूरा बताया करके आपको ना, यहाँ π/3 लिखा हुआ था। तो मैं क्या करता, पहले जेड को मान लेता, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये ऐसे मान लेता। और मैं जेड प्लस आयोटा अपॉन जेड माइनस आयोटा को कैलकुलेट कर लेता, ये मैं कैलकुलेट कर लेता। इसका रियल पार्ट में अलग निकाल लेता, इसका इमेजरी पार्ट अलग कर देता। कल हमें रखा था कि इसका आर्ग्यूमेंट ±π/2 है, मतलब ये प्योरली इमेजरी है ना? तो हमने क्या किया था, प्योरली इमेजरी का मतलब इसका रियल पार्ट जीरो कर दिया था बस। +-π/2 हो तो रियल पार्ट को जीरो कर दो, अपने आप सर्कल आ गया था हमारे पास है ना। +π/2 होगा तो रियल पार्ट जीरो करेंगे, इमेजरी पार्ट को पॉजिटिव कर देंगे। ये मैथमेटिकली चल रहे हैं, अब हम इसमें डायग्राम से नहीं चल रहे हैं ना। -π/2 लिखा हुआ होता तो प्योरली इमेजरी तो हो गया, रियल पार्ट जीरो कर दिया, इमेजरी पार्ट को नेगेटिव कर दिया ना। अब π/3 हमारे पास है, हम चाह रहे हैं भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट हमारे पास π/3 आ जाए। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट π/3 कब आ सकता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट π/3 कब आएगा? जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, यानी ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसको पॉजिटिव करने से एंड इसको पॉजिटिव करने से आर्ग्यूमेंट π/3 इंश्योर नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इन दोनों को पॉजिटिव कर दूंगा तो उसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट क्या होगा? जैसे मैं आपसे कहूं कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्ग्यूमेंट π/3 है, तो पहली कंडीशन में लगाऊंगा कि भाई ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। एंड आर्ग्यूमेंट π/3 लाने के लिए tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स कितना होना चाहिए? tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स बराबर π/3 होना चाहिए, मतलब y बाय एक्स कितना होना चाहिए? √3 होना चाहिए। बस ये कंडीशन लगा दूंगा इसमें, तो अपने आप वो इक्वेशन आ जाएगी जो मैंने लिखाई है आपको। नहीं समझ में नहीं आया है? π/3 आने का मतलब पहले हमारा काम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंश्योर करो कि वो कॉम्प्लेक्स हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए ना। क्योंकि जैसे मान लो अगर हम चाह रहे हैं कि भाई ऐसा लिखाओ ना, मेरे अपनी बात समझाने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ आपको। जैसे मान लो ये देखो आप, इन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ y बाय x? व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ y बाय x? √3। तो सिर्फ मैं tan इनवर्स ऑफ y बाय x को π/3 नहीं कर सकता। व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ y बाय x? tan इनवर्स ऑफ y बाय x इज √3 आया ना, मतलब वो π/3 की वैल्यू आ गई। मतलब मैं tan इनवर्स ऑफ y बाय x को π/3 बोलकर ये इंश्योर नहीं कर सकता कि अगर ये वैल्यू π/3 आ रही है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि वो तो यहां भी आ सकती है ना, बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ही नहीं है ना। इसका आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, पाई माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y बाय x करता हूं। जबकि यहां भी अगर मैं tan इनवर्स y बाय x निकालूंगा तो वो कितना आएगा? π/3 तो आएगा यहाँ पर वो। समझ में आ गया ना? और हमें सिर्फ ये इंश्योर करने से काम नहीं चलेगा, हमें पहले ये इंश्योर करना है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। उसके लिए मैं इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, दिस इज पॉजिटिव, हो गया भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब tan इनवर्स y बाय x को क्या कर दो, √3 π/3 के बराबर है तो y बाय x बराबर √3 आ जाएगा। और वैसे वो सर्कल लिखा है ना, वो अपने आप आ जाएगा, घर जाके करके देखना आप, कल कराया ना मैंने आपको ये। तो ये प्योर मैथमेटिक्स से हुआ है ना, इसमें कोई हमने डायग्राम नहीं बनाया, कोई दिमाग नहीं लगाया, कुछ नहीं करा अपन ने ना, और फटाफट कैलकुलेट कर लिया। फिर वो जब इक्वेशन आ जाएगी तो उसको ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसका जब मेजर आर्क होगा उसकी लेंथ निकाल लेंगे ना। और या फिर हमने प्योर उससे करा मैंने मैथमेटिकली ना। अब ये करके लाना है घर से आपको, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ, आप कर पाएंगे मेरे हिसाब से ना, मैंने अच्छा समझाया आपको शायद है ना, मुझे तो लग रहा है मैंने अच्छा समझाया है ना, और मुझे लगना चाहिए सबसे पहले तो, किसी को लगे नहीं लगे पहले मुझे तो लगना चाहिए। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आयोटा अपॉन जेड माइनस आयोटा, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आयोटा अपॉन जेड माइनस आयोटा is equal to 2π/3, then draw the locus of z, then draw the locus of z। अब यहाँ क्या आएगा, माइनर आर का आएगा ना। अब तो समझ में आ गया कौन सा आएगा, इधर वाला आ जाएगा, वो अभी जो सर्कल बनाया था ना हमने उसका माइनर मेजर आर का आ जाएगा, उसका माइनर आर का आ जाएगा आपकी बार। लेकिन फिर भी डायग्राम बना के देखेंगे अपने ना, कॉर्ड के एंड पॉइंट आ गए है ना, हमारे पास दो मेजर आर्क आ सकते हैं, एक ये वाला सर्कल बनेगा, एक इधर वाला बनेगा।
इसका माइनर आर्क आएगा कि इसका माइनर आर्क आएगा, वो जेड लेके एंगल बिटवीन वेक्टर निकाल के देखेंगे ना, और उसको निकाल सकते हैं फिर अपन। ठीक है ना, ये निकाल के लाना है अपने को घर से ना। तो ऐसे इसको बोल सकते हैं और ऐसे निकाला जा सकता है ना। बाकी मैंने लिखाया था आपको ना, लाइन वाला लिखा दिया ना मैंने आपको, और समझा भी दिया लाइन वाला तो मैंने आपको, है ना, लिखवा भी दिया और समझा भी दिया। तो ऐसा सर्कल भी आ सकता है, मेजर आर्क भी आ सकता है, माइनर आर्क भी आ सकता है, और रेस भी आ सकती हैं, पेयर ऑफ रेस भी आ सकती हैं, लाइन सेगमेंट भी आ सकता है, और पूरी की पूरी लाइन भी आ सकती है ना। वो सब मैंने कल आपको लिखा दिया है ना। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट वी कम टू रोटेशन थ्योरम। नेक्स्ट नाउ वी कम टू रोटेशन थ्योरम। रोटेशन थ्योरम। रोटेशन थ्योरम। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना, वेक्टर को रोटेट कर सकते हैं हम, वही रोटेशन थ्योरम पढ़ रहे हैं अपन। तो इसमें देखो दो तरह की पॉसिबिलिटी हमारे पास है। हमारे पास ये मैंने मान लिया कि एक पॉइंट पी है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये वेक्टर Z1 हो गया। एक दूसरा पॉइंट क्यू है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये वेक्टर Z2 आ गया ना। ये इनके बीच में मैंने एंगल एज्यूम कर लिया, लेट दिस एंगल इज फाई। इसका लेंथ मैंने आर मान लिया, इसका मॉडुलस भी मैंने आर मान लिया, दोनों के मॉडुलस मान लिए ना। अब मैं वेक्टर को मूव कर सकता हूँ ना। हम या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, अगर मैं इस Z1 वेक्टर को मूव कर रहा हूँ तो ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गई, और अगर मैं Z2 को मूव करूंगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा ना। जब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो एंगल ऑफ रोटेशन विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो जो भी वो एंगल ऑफ रोटेशन होगा उसको पॉजिटिव माना जाता है, और अगर रोटेशन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो उस एंगल ऑफ रोटेशन को नेगेटिव माना जाता है ना। ठीक है ना, दो तरह की स्थितियां होगी हमारे पास यहाँ से, एक स्थिति ये होगी और एक स्थिति ये होगी ना। अगेन मैंने एक पॉइंट पी मान लिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, और तो ये वेक्टर Z1 हो गया। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है Q, तो ये वेक्टर हमारे पास Z2 हो जाएगा ना। अगेन एंगल ऑफ रोटेशन इज फाइव, इसकी लेंथ को मैंने R1 बोल दिया, इसकी लेंथ को R2 बोल दिया। डिफरेंस दोनों में ही है कि उन वेक्टर की लंबाई बराबर भी हो सकती है और उन वेक्टर की लंबाई अलग अलग भी हो सकती है ना, लेकिन हम हर परिस्थिति में रोटेट कर सकते हैं उसको ना। जैसे यहाँ देखें हम, मैं Z1 को रोटेट कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, मुझे क्या मिल रहा है Z2, है ना भाई। Z1 को रोटेट करके Z2 मिलेगा मुझे ना। तो जो मिल रहा है उसको लिखूंगा मैं लिख सकता हूँ Z2 इज इक्वल टू, ये तो मुझे मिल रहा है, मैं इसको घुमा रहा हूँ, किस एंगल से घुमा रहा हूँ, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा Z2 इज इक्वल टू Z1 ई रेज़ टू पावर आल्फा 5। ऐसे इसको लिखा जा सकता है। जो मिलेगा वो यहाँ आएगा, इसको घुमाएंगे वो ये होगा, जिस एंगल से घुमाएंगे वो एंगल यहाँ आएगा, और डायरेक्शन और रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हमारे पास वो आ जाएगा। अब इसको Z2 बोले या Z2 माइनस जीरो बोले एक ही बात है। इस वेक्टर को मैं Z2 बोलूं या Z2 माइनस जीरो बोलूं एक ही बात है ना। ऐसे इसको मैं Z1 बोलूं या Z1 माइनस जीरो बोलूं एक ही बात है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मान लो मैं अब Z2 को घुमा रहा हूँ, Z2 को घुमा रहा हूँ, अब कौन मिलेगा मुझे, Z1 मिलेगा ना, तो जो मिलेगा वो यहाँ आ जाएगा। किसको घुमा रहा हूँ, किस एंगल से घुमा रहा हूँ, फाइव से। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज, -5 आ गया ना। वो तो सर ऐसे कैसे, वो तो वहीं से आ जाएगा सर, आप पागल बना रहे हो आप तो, वो तो वहीं से आ जाएगा ना, इसको उधर लेके आ जाओ, वहां आ जाएगा लिखा। तो वो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन और रोटेशन पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो एंगल ऑफ रोटेशन पॉजिटिव आ गया। समझ में आ गया ना, वो इधर ही आ गया, उसको वन अपॉन करके उधर ले गए अपन, यहाँ आ गया वो था। तो यहाँ मोड बराबर है एक्चुअली ना। यहाँ क्या, जब मोड अलग अलग होते हैं ना, पहले मैं समझा देता हूँ इसको कैसे लिखा गया, ये कैसे लिख दिया हमने। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है अपने को। ये तो क्या थोड़ा टाइम बच जाए इसलिए इनको डेवलप कर रखा है, अदरवाइज सिंपल बेसिक कंसेप्ट से भी जा सकते हैं अपन ना। तो इसमें हमारे पास ये, मैंने मान लिया लेट दिस एंगल इज थीटा, लेट दिस एंगल इज थीटा, मैंने ये एंगल थीटा मान लिया। नाउ व्हाट वी कैन से अबाउट जेड, व्हाट वी कैन से अबाउट Z1, Z1 इज इक्वल टू r e raised to power iota theta. What we can say about Z2, r e raised to power iota theta plus 5। सही है ना, मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया, तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकता हूं मैं। Z1 का मॉड कितना है, r है, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, थीटा। अब Z2 को लिखना है, Z2 का मॉड कितना है, r है, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, थीटा प्लस 5।
अब देखो इस जेड टू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर ई रेस टू पावर आइटा थीटा, ई रेस टू पावर आइटा फाइव। नाउ व्हाट इज दिस, जेड वन। तो ये फटाफट आ गया है, ऐसा आ गया उसमें। अब इसको हमने समझा, हम घुमा रहे हैं उसको, घुमाने से मिला है अपने को, इसको अपने से समझ रहे हैं। इसको नाम दे दिया रोटेशन थ्योरम, है ना। मतलब बार बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा, इससे फटाफट अपने ने कर दिया है ना, घुमा दिया। उसको भी घुमा सकता हूँ, जेड टू मिल सकता है, जेड टू को घुमा के मैं जेड वन भी ला सकता हूँ ना। अब यहाँ बस ये फर्क पड़ेगा कि अगर यहाँ मॉडुलस अलग अलग है ना उनका, तो हम क्या करेंगे, उन कॉम्प्लेक्स नंबर को उनके मॉड से भी डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ समझो भाई, इसका मॉड कितना है आर, इसका मॉड कितना है आर, हट जाएगा वो तो यहाँ तो जब मॉड अलग अलग होंगे तो हम उन कॉम्प्लेक्स नंबर को उनके मॉडुलस से भी डिवाइड कर देंगे ना। तो जैसे अब मुझे, मैं इसको घुमा रहा हूँ, मैं ऐसे घुमा रहा हूँ मान लो ना, तो मुझे क्या मिल रहा है, जेड वन को घुमा रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, जेड टू। तो जेड टू को मैंने यहाँ लिखा, इसका मोड क्या है आर, इसको घुमा रहा हूँ जेड वन को, इसका मोड क्या है आर वन। एंगल से घुमा रहा हूँ आयोटा फाइव, डायरेक्शन और रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। समझ रहे मेरी बात। अब मैं यूं उल्टा भी घुमा सकता था, जेड टू को भी घुमा सकता था, वो तो यहीं से आ जाएगा ना, इसको उधर लिख दो आप, जेड टू को भी घुमा सकते हैं। जेड टू को घुमाऊंगा तो जेड वन मिलेगा, तो जेड वन मुझे मिल रहा है, जेड टू को मैं घुमा रहा हूँ, डायरेक्शन और रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, माइनस फाइव, ये ऐसा आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, घुमा दिया ना। बस यहाँ भी हम मोड से डिवाइड कर सकते हैं हमेशा, या तो हमेशा याद रखो, मैं तो मोड से डिवाइड करूंगा हमेशा, जिनको घुमा रहा हूँ जो मिल रहा है उसको। और अगर मोड बराबर होंगे तो कट जाएंगे वो अपने, बराबर नहीं होंगे तो वो कटेंगे नहीं बस। यहाँ भी देख सकते हैं अपन चाहें तो फटाफट, मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया, लेट दिस एंगल इज थीटा, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, लेट दिस एंगल इज, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, दिस एंगल इज थीटा। और जिसे मैं इस एंगल को थीटा मानूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ जेड वन इजिकल टू, जेड वन इजिकल टू आर वन ई रेस्ट टू पावर आइटा थीटा। व्हाट वी कैन से अबाउट जेड टू, आर टू ई रेस्ट टू पावर आइटा थीटा प्लस फाइव। सही बोल रहा हूँ मैं। मतलब यहाँ से आ जाएगा जेड टू इजिकल टू जेड टू अपॉन आर टू इंटू ई रेस्ट टू पावर आइटा थीटा इंटू ई रेस्ट टू पावर आइटा फाइव। नाउ व्हाट वी कैन से अबाउट दिस, जेड वन अपॉन आर वन। नहीं आ रहा समझ में, है ना। तो आ गया जेड टू अपॉन आर टू इजिकल टू जेड वन अपॉन आर वन ई रेस्ट पावर आइटा फाइव आ गया। तो इस तरह से हम वेक्टर्स को रोटेट कर सकते हैं ना, रोटेट करके उनका यूज कर सकते हैं। मैं यूज मैं करके बताऊंगा आपको कैसे यूज करना है अपने को। ठीक है ना, लिखें सवाल लिखें ना। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, if the complex number z is equal to, if the complex number z is equal to 1 plus 2 iota, 1 plus 2 iota is rotated, is rotated through an angle of 60 degree. If this complex number is rotated through an angle of 60 degree about the origin, about the origin in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, then find the new complex number. मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को घुमा दिया मैंने 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अबाउट द ओरिजिन, तो घुमाने के बाद जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिला वो मुझे निकालना है ना। इसको घुमा रहे हैं हम ओरिजिन के अबाउट 60 डिग्री से ना। घुमाते वक्त हमने लंबाई को कम ज्यादा नहीं किया है ना,
ऐसा नहीं किया कि उस वेक्टर की लंबाई को कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करा हमने। बस ये वेक्टर बना दिया हमने, ऐसा निकाल लिया इसको। ये लंबाई और ये लंबाई दोनों क्या है, बराबर है ना। तो अब मैं इसको घुमाऊंगा और मुझे निकालना क्या है, Z1 निकालना है। तो हमने इस वेक्टर को घुमा दिया, घुमा के ना मैं मिल कौन रहा है, हमें मिल रहा है हमें Z1। लंबाई बराबर है, इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना। घुमाया हमने जेड को, किस एंगल से घुमाया है, ये रेस्ट पर आटा पाई बाई 3 से घुमाया है। बस जेड की जगह जेड लिख दो यहाँ पर, और क्या, इस जेड को लिख दो यहाँ। आ गया समझ में, ऐसा निकाल देंगे। तो Z1 इजिकल टू कितना आ गया, 1 + 2 आयोटा, और व्हाट इज ई रेस्ट पावर आयोटा पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। बस ऐसे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वो आ जाएगा। ये सवाल अपन इस तरह का सवाल पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल में करते हैं। जैसे वही सवाल सर्कल में ऐसे पूछ सकते हैं ना, कि जैसे हम देख रहे हैं इस पॉइंट की ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी है, √5। तो हम बोल सकते हैं अ पॉइंट इज मूविंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ये सवाल कराता हूं मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल के अंदर। अ पॉइंट इज मूविंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल and its initial position is this 1,2, and its initial position is 1,2. Then find its final position after it has moved through an angle of 60 degree in the anti-clockwise direction. After it has moved through an angle of 60 degree in the anti-clockwise direction. तो उसमें क्या करते हैं, हम सर्कल का पैरामीट्रिक लिखते हैं। अब वो सवाल करना यहाँ कितना आसान हो गया, वो सवाल करना आसान हो गया ना भैया, मेरी बात समझ रहे हैं। मतलब हमें सर्कल के पैरामीट्रिक की भी जरूरत नहीं है ना। हम बोल रहे हैं भाई इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट मूव कर रहा है, ये उस पॉइंट की इनिशियल पोजीशन है। अब उसकी फाइनल पोजीशन बताओ आप, व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने क्या करा, सर्कल का डायग्राम बना लिया, ये सर्कल का डायग्राम बना लिया हमने, और उसमें इनिशियल पोजीशन क्या है इसकी, 1,2। ये 1,2 बना दिया हमने, ये 1,2 बना दिया ना। अब इसको मूव कर रहे हैं अपन, किस एंगल से मूव कर रहे हैं, 60 डिग्री से। 60 डिग्री से मूव कर दिया हमने, तो ये एंगल बना दिया हमने π/3। ये हमें पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट क्यों चाहिए अपने को, अब निकाल सकते हैं फटाफट। ये वेक्टर बना दो, ये ओपी वेक्टर हो जाएगा, ये ओक्यू वेक्टर हो जाएगा। ये पॉइंट चाहिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर तो है हमारे पास, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर हमने Z1 मान लिया, यानी इस पॉइंट को क्या मान लिया हमने, Z1 मान लिया ना। पॉइंट तो निकालना है अपने को, वहां कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो जो पॉइंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। आगे समझ में, ऐसा नहीं, वरना वहां क्या करते थे, सर्कल में पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखते थे पहले अपन। उस पैरामेट्रिक इक्वेशन में थीटा आएगा, पहले हम उस पॉइंट को इससे कंपेयर करते थे, फिर थीटा निकालेंगे कि भाई कितना रखे हैं उसमें कि थीटा आ जाए, फिर उस थीटा में क्या करेंगे, π/3 जोड़ देंगे, फिर ये वाला पॉइंट आएगा हमारे पास। नहीं आ रहा समझ में, है ना, ऐसा निकाल दिया, मतलब मैंने ऐसे निकाल के देखते। नेक्स्ट सवाल लिखते, इफ Z1 Z2 Z3, इफ Z1 Z2, इफ Z1 Z2 Z3 and Z4 are the vertices of an square of a square. If Z1 Z2 Z3, Z1 Z2 Z3 Z4 are the vertices of a square taken in anti-clockwise direction, taken in anti-clockwise direction। टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि जब ये जब स्क्वायर के वर्टेक्स बनेंगे ना ये, तो जब इनको Z1 को मैं Z2 से मिलाऊंगा, Z2 को Z3 से, तो वो डायरेक्शन क्या बननी चाहिए, वो एंटी क्लॉकवाइज बननी चाहिए। उसका मतलब ये हो गया ना। देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट 2Z2 इज इक्वल टू, देन प्रूव दैट 2Z2 इज इक्वल टू 1 + आयोटा Z1, 1 + आयोटा Z1 प्लस 1 - आयोटा Z3, 1 - आयोटा Z3। ये हमें प्रूव करना है, ये इसके बराबर है। अब देखो इसमें क्या आपके माइंड में चल रहे होगे अलग अलग बात। इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमें ये प्रूव करना है मतलब। तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, कोई स्पेशल स्क्वायर बना लो एक आप, तो बस एक स्पेशल स्क्वायर बना दो। स्क्वायर तो बना सकते हैं ना हम किसी भी डायमेंशन का। तो उसके 4 वर्टेक्स मिल भाई, वर्ट
यहाँ हम जेड वन बोल रहे हैं, वो जेड वन क्या है, एक पॉइंट ही तो है, समझ रहे हैं, वो पॉइंट ही तो है हमारे पास एक। तो एक कोई स्क्वायर बना दो, उसके चार वर्टेक्स लिख लो, एक को जेड वन बोल दो, एक को जेड टू, एक और यहाँ रख के दिखा दो, बराबर आ रहा है भाई। तो मतलब वो तो वेरीफाई करना हो गया एक तरह से, मतलब हमारा एग्जाम क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है, तो अपन फटाफट इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मान लो ये ऑप्शन में लिखा हुआ है कि जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर आर द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, ये लिखा हुआ है ऐसे। अब हमें चेक करना है, तो एक स्पेशल स्क्वायर बना के यहाँ रख के देख लो, बराबर आ रहा है। जेड फोर की कहीं आवश्यकता पड़ेगी नहीं इसमें ना, वो चाहते नहीं, इसमें जेड फोर का कहीं यूज नहीं किया उन्होंने, ये दिखाना है अपने को। मतलब वो वेरीफाई करना है या चेक करना तो बड़ी बात नहीं है, कोई स्पेशली स्क्वायर बना के जेड वन जेड टू जेड थ्री मान लिया और रख के देख लो उसको ना। वरना यूं देखो, मैं बताता हूँ एक करके ना, इसमें हम ऐसे करेंगे कि हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लिया और एक को एक स्क्वायर बना दिया ना, है ना, एक स्क्वायर बना दिया हमने इसे। अब इसमें जेड वन को मैं कहीं भी मान सकता हूँ, लेकिन जेड वन को मान कहीं भी मानने के बाद जेड टू में इस तरह से मानूंगा कि जब जेड वन जेड टू मिलाऊंगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। जेड वन को तो मैं कहीं भी लिख सकता हूँ उसमें ना, तो मान लो मैंने यहीं लिख दिया जेड वन को, यानी ये एक पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं, वरना ये है क्या एक्चुअली, पॉइंट तो है कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन में। इसको मैंने जेड टू मान लिया और इसको मैंने जेड थ्री मान लिया और इसको जेड फोर मान लिया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई मतलब हमारे पास ना। अब हमें दिखाना है कि ये ट्रू होगा ना, तो उसके लिए अब ध्यान से ऑब्जर्वेशन है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, हमें देखना पड़ेगा खुद को कि हमारे पास चारों वर्टेक्स हैं, उसमें जेड फोर भी है, लेकिन यहाँ कहीं जेड फोर नहीं है। तो हम जो वेक्टर रोटेट करेंगे वो इस तरह से लेंगे कि उसमें जेड फोर आए नहीं। हम दो वेक्टर ऐसे बनाएंगे जिसमें कि जेड फोर आएगा ही नहीं ना। तो अगर हम चाहते हैं जेड फोर नहीं आए, तो एक तो ये वेक्टर ले लो और एक ही वेक्टर ले लो, इनमें जेड फोर कहीं नहीं आएगा इन दोनों वेक्टर में, ठीक है ना। अब ये वेक्टर क्या हो गया, ये वेक्टर क्या हो गया, जेड वन माइनस जेड टू, और वो वेक्टर क्या हो गया, जेड थ्री माइनस जेड टू। इनके बीच में एंगल कितना है, पाई बाई टू। क्या दोनों की लंबाई बराबर है, क्या ये लेंथ और इस वेक्टर की लेंथ बराबर है, यस। तो इसमें मॉड से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है अपने को। अब हम देख रहे हैं भाई कैसे भी घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, मैं जनरली एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ ना, क्योंकि वो एंगल पाई बाई टू पॉजिटिव आता है ना दिखने में, अच्छा लगता है वो पॉजिटिव एंगल। हम चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, बस इसको घुमा दिया मैंने ना। घुमाने पर कौन सा वेक्टर मिल रहा है, कौन सा वेक्टर मिल रहा है, जेड वन माइनस जेड टू, तो जो मिल रहा है उसको यहाँ लिख दो। मॉड तो बराबर है ही सही ना। कौन सा वेक्टर घुमाया हमने, जेड थ्री माइनस जेड टू, किस एंगल से घुमाया, पाई बाई टू से। डायरेक्शन और रोटेशन, बस ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना, यहाँ आके रुक गए हम। अब देखो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है, वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा आ रहे हैं, मतलब जो हमारे रिलेशन प्रूव करना है उसमें जेड वन जेड टू जेड थ्री के कोफिशिएंट इमेजरी भी आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बड़े ई रेस्ट बार आयोटा पाई बाई टू आयोटा, रख दो उसको बस और सोल्व कर लो। अब मैनिपुलेट करना है, मेरा काम खत्म हो गया, है ना, आप समझ में आ गया ना, ये घुमा दिया हमने ना। और यहाँ जेड वन जेड टू जेड थ्री है, यहाँ भी जेड वन जेड टू जेड थ्री, यहाँ आयोटा आ रहा है तो यहाँ भी है कहीं आयोटा है। अब इसको मैनेज करके दिखाना है अपने को, जेड टू में एक तरफ चाहिए, जेड वन जेड थ्री एक तरफ चाहिए अपने को ना। तो दिस इज जेड वन माइनस जेड टू और दिस इज आयोटा जेड थ्री माइनस जेड टू। तो जेड टू को एक तरफ लाना है, हमारा उद्देश्य जेड टू को हम एक तरफ लेके आ जाए। जेड टू को एक तरफ लेके आएंगे तो जेड टू इंटू वन माइनस आयोटा, फिर आ जाएगा जेड वन माइनस का आयोटा जेड थ्री, ये आ जाएगा। जेड टू को मैं एक तरफ लेके आ गया, जेड वन जेड थ्री को एक तरफ लेके आ गया, और उसको देखता रहूंगा ना मैं, जो मुझे प्रूव करना है उसको मैं देखता रहूंगा। भाई पहले मैंने देखा जेड फोर नहीं है, तो मैंने दो वेक्टर ऐसे बनाया जिनमें जेड फोर नहीं आया, फिर भाई ये लिख दिया। अब मैं देखूंगा भाई मुझे जेड टू लाना है, तो जेड टू को एक तरफ लाना है, जेड वन जेड थ्री को एक तरफ लाना है, तो पहले इनमें से जेड टू को उधर ले गया मैं, ताकि जेड टू इंटू वन माइनस आयोटा आ गया। फिर जेड वन को मैंने यहाँ रोक लिया, साइटा जेड थ्री को यहाँ लेके आ गया। अब हमें क्या चाहिए, जेड टू के साथ टू चाहिए, क्या यूं देखें जेड वन के साथ क्या चाहिए, वन प्लस आयोटा, तो वन प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, वन प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वन प्लस आयोटा, वन माइनस आयोटा ऑलरेडी था, वन प्लस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई किया है, वन प्लस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई किया है, ये जेड थ्री आ जाएगा। तो दिस इज जेड इंटू जेड बार, दिस इज टू, टू जेड टू, दिस इज टू जेड टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन प्लस आयोटा इंटू जेड वन
और इसको अंदर ले जाओ आप ना, क्योंकि हमें प्लस साइन चाहिए वहां, हमें वहां प्लस साइन चाहिए। तो इस माइनस आयोटा को अंदर ले जाओ आप। तो माइनस आयोटा इंटू वन, माइनस आयोटा इंटू आयोटा वन, तो वन माइनस आयोटा आ गया, Z3 आ जाए। ठीक है ना, ऐसे प्रूव हो गया है। वो तो कोई स्पेशल केस लेके अपन रख के भी देख सकते हैं चाहे तो ना, वरना ऐसे रोटेशन का यूज करके निकाल लिया। अब अगर मान लो मैं इस पे ऑब्जर्व नहीं करता, इसको मैं ऑब्जर्व नहीं करता कि मेरे पास Z4 तो है ही नहीं, और मैं दो वेक्टर ऐसे बना लेता जिनमें Z4 आ जाता, फिर मुझे Z4 गायब करना पड़ता। उसके लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा फिर अपने को, Z4 क्योंकि गायब करना पड़ेगा फिर। जैसे मान लो मैं ये वेक्टर लेके आ जाता, एक वेक्टर में ये लेके आ जाता, और एक वेक्टर में ये ले लेता, एक वेक्टर में नहीं बना दिया, Z1 माइनस Z4, Z3 माइनस Z4। अब मैं इसको यूं घुमा रहा हूं, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना शायद, है ना। वो तो क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि भाई एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से आंसर आता है। वो तो प्लस साइन अच्छा दिखता है इसलिए मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ हमेशा ना, लेकिन हम क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं ना। अब कौन सा वेक्टर मिल रहा है, कौन सा वेक्टर मिल रहा है, Z3 माइनस Z4। इनकी लेंथ तो बराबर है ही सही ना, क्योंकि ये लेंथ लेंथ बराबर है। किसको घुमाया हमने, Z1 माइनस Z4 को घुमाया। किस एंगल से घुमाया, π/2 से। डायरेक्शन और रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। अब भाई हमने ऐसे लिख दिया, हमें तो ये चाहिए। अब एकदम लगेगा भाई इसमें तो Z4 है ही नहीं, फिर अब इस Z4 को गायब करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तो या तो फिर दो वेक्टर लो, उनमें फिर Z4 आ रहा हो, और यहां से Z4 निकाल के दूसरे में रख दो। या देखो अपन ऐसे भी कह सकते हैं ना, हम, मेरी बात समझ में आ गई ना आपको। मान लो वहां मैं फोकस नहीं करता, तो फिर मुझे यहाँ देखकर लगता है कि भाई इसमें तो Z4 आ गया, वहां तो Z4 चाहिए नहीं, फिर अब मुझे Z4 गायब करना है। तो या तो मैं किसी भी तरह से Z4 निकालूं और यहाँ रखूं, या मैं वेक्टर को एक बार और घुमा दूं। मैं ऐसा कर सकता हूँ, जैसे मैं एक वेक्टर और घुमा सकता हूँ ना, अब की बार मैंने ये वेक्टर ले लिया और एक वेक्टर ही ले लिया, अब ऐसे घुमा दो, इसको यूं घुमा दो, कौन सा वेक्टर आएगा, Z2 माइनस Z3। किसको घुमा रहे हैं हम, Z4 माइनस Z3 को घुमा रहे हैं। किस एंगल से घुमा रहे हैं, π/2 से। डायरेक्शन और रोटेशन इज, दो बार आ गया भाई Z4, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो जहां से अच्छा लगे, जहां से निकालना आसान रहे, यहां से Z4 निकाल लो मेरे हिसाब से। यहां से निकालेंगे दो बार आएगा, यहां से निकाल लो आप तो, यहां से निकाल के यहां भी रख दो और वहां भी रख दो, और बस फिर भगवान पे भरोसा रखो आंसर आ जाएगा। भगवान पे भरोसा रखना पड़ता है देखो आप, वरना हार जाते हैं फाइनल में फिर इसलिए क्या है कि वो, अभी भी हार पची नहीं मेरे को, अभी भी सदमे में हिंदुस्तान पूरा, किसे हार गए अपन। ठीक है ना, तो यहाँ अब हम ये दिस इज आयोटा, तो उस आयोटा को यहाँ लेके आ जाएंगे, माइनस आयोटा हो जाएगा वो, फिर Z4 फ्री हो जाएगा, Z4 निकाल के हम रख देंगे ना। यहाँ हम ऐसा भी कर सकते थे, मतलब कहने की बात है, अगर मैंने ऐसा लिख लिया, उस पर फोकस नहीं करता तो मैं लिखता, फिर अब मैंने प्रॉब्लम क्रिएट की है तो मुझे समाधान निकालना पड़ेगा, Z4 मुझे कैसे भी करके लाना पड़ेगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे, भाई ये एक स्क्वायर है, मतलब ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट क्या होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पर है ना, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका मिड पॉइंट होता है। तो इस मिड पॉइंट को कैसे निकालूंगा, Z2 प्लस Z4/2, और वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा Z1 प्लस Z3/2 आ जाएगा। बस यहाँ से हट जाएगा, और Z4 इजिकल टू Z1 प्लस Z3 माइनस का Z2 आ जाएगा। इस Z4 को यहाँ रख दूंगा बस मैं ना, एक बार मैं यहाँ रख दूंगा, और इस Z4 को एक बार यहाँ रख दूंगा, फिर ये घुमाऊंगा नहीं वेक्टर में ऐसे ना। या तो वेक्टर घुमा के क्रिएट कर लिया, या मैंने अपने आप क्रिएट कर लिया। क्लियर हो गया ना, मतलब वो हमें फिर करना ही पड़ेगा ना, या फिर बेस्ट था कि पहले ध्यान से देखा, आ गया हमारे पास, Z2 को अलग कर लिया, Z1 Z3 को अलग कर लिया। लिखे नेक्स्ट सवाल लिखें, इफ Z1 Z2 Z3, इफ Z1, ये जो रिलेशन प्रूव करने वाले हैं हम इसको याद रखेंगे ना, ये कई बार काम आ जाता है हमारे बहुत सवालों में ना, तो इस पे स्टार भी लगा दिया, एज ए फॉर्मूले की तरह इसको याद रखेंगे ना। इफ Z1 Z2 Z3 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, are the vertices of an equilateral triangle, then prove that Z1 square plus Z2 square plus Z3 square minus Z1 Z2 माइनस का Z2 Z3 माइनस का Z3 Z1 बराबर 0। ये याद रखना है अपने को ना, मतलब प्रूव तो कर ही रहे हैं अपन,
समझा तो रहे हैं कैसे आता है, लेकिन याद रखना है अपने को ना। अगर Z1 Z2 Z3 किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, तो यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो, सिग्मा Z1 स्क्वायर माइनस सिग्मा Z1 Z2 बराबर 0। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दो आप। ये हमें प्रूव करना है ना। इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या होगा? Z1 + Z2 + Z3 अपॉन 3 हो जाएगा ना। और ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है, तो जो सेंट्रोइड है वो सब कुछ है ना। सरकम सेंटर हो तो भी वही हो जाएगा, Z1 + Z2 + Z3 अपॉन 3। मतलब वो जो सेक्शन फॉर्मूला वहां लगाते हैं ना, बस यहाँ लगा देते हैं। वहां भी ऐसा करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी ऐसा करेंगे। मैंने किसी भी पॉलीगन का, चाहे ट्राइंगल हो चाहे कैसा भी हो, किसी भी पॉलीगन का सेंट्रोइड निकालना है, उसके सारे वर्टेक्स जोड़ दो और जितनी उनकी काउंटिंग है उससे डिवाइड कर दो। ये उसका सेंट्रोइड होता है एक्चुअली ना। चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो चाहे वो पेंटागन हो, सेंट्रोइड का मतलब ये होता है, सारे वर्टेक्स जोड़ के जितनी उनकी काउंटिंग है उससे डिवाइड कर दो। अब हमें प्रूव करना है इसमें ना कि दिस इज, वो रिजल्ट आगे लेके आना है अपने को। तो वही अगेन, एक तो ये है कि भाई ऐसे डायग्राम बना लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके पॉइंट ले लिया और वहां रख के देख लो, उसको वेरीफाई कर लो। या तो या निकालने के लिए, अब ध्यान से देखें अपन, वही मैं वेक्टर रोटेट करूंगा ना। तो रोटेट करने के लिए मान लो मैंने ये वेक्टर रोटेट कर दिया ना, एक वेक्टर मैंने ये ले लिया और एक वेक्टर ये ले लिया, एंड दिस एंगल इज π/3 एंड द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा वेक्टर मिलेगा? Z3 - Z1। लंबाई बराबर है इनकी दोनों की ना, इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना। फिर आ गया, किसको घुमा रहा हूं मैं? Z2 - Z1 को घुमा रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना। और एंगल ऑफ रोटेशन इज π/3 एंड डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ क्या है, दिक्कत है अपने को ना, हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है। अभी हमने स्क्वायर वाला सवाल किया था, मतलब वो ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है, देखो ऐसी बात नहीं है ना, उसी से बात समझ में आएगी हमारे। हमने स्क्वायर वाला सवाल किया, उसमें हमने देखा कि एक तो Z4 नहीं है, तो हमने कोशिश करी कि वो दो वेक्टर लो जिनमें Z4 नहीं आया। ठीक है, हमने दो वेक्टर ले लिए। उसमें फिर जब रोटेशन हमने रोटेट किया, तो उसमें e⁻i⁴ आया, और e⁻i⁴ का मतलब आयोटा हो गया। लेकिन उस आयोटा से डरे नहीं हम, क्योंकि वो जो रिजल्ट था ना, उसमें भी Z1 Z2 के कोफिशिएंट इमेजरी आ रहे थे ना, तो उस आयोटा से डर नहीं लगा अपने को।
अब यहाँ डर ये लग रहा है कि एक तो ये पाई बाई टू नहीं है, मतलब आसान नहीं है। दिस इज 1/2 प्लस आयोटा √3/2, और यहाँ आयोटा आएगा मतलब है ना, जबकि हमें जो रिलेशन चाहिए उसमें आयोटा है ही नहीं, तो ये गड़बड़ है इसमें मतलब। मेरी बात समझ रहे हो ना, घुमा तो दिया, चलो हमने एक बार तो घुमा दिया, वहां तो एक बार में काम चल गया था, बस एक बार घुमाया। वो तो दो बार तो हमें तब घुमाना पड़ा जब जेड फोर हमने इंट्रोड्यूस किया था, वरना अगर हमने जेड फोर इंट्रोड्यूस नहीं किया तो एक बार घुमाने से काम चल गया। अब यहाँ क्यों काम नहीं चल रहा सर, ये डाउट आ सकता है हमारे माइंड में। वहां काम इसलिए चला, वहां डरे इसलिए नहीं हम, क्योंकि वो एक ही पावर आयोटा पाई/2 आया था, वो आयोटा होता है, और वहां कोफिशिएंट उस रिलेशन के अंदर कोफिशिएंट इमेजरी थे, इसलिए कोई हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ, हमने सोचा भी नहीं उसके बारे में कि आयोटा आ रहा है, आने दो भाई आप, कोई बात नहीं है ना। अब यहाँ ये दिख रहा है कि अगर मुझे वो रिलेशन लाना है तो मुझे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। पहली बात तो मुझे ये दिख रही है ना, मैंने एक ही बार घुमाया, मतलब मैं ये जवाब दे रहा हूं कि मैं दो बार क्यों घुमाऊं, मैं दो बार क्यों घुमाऊं, मुझे यहां से आंसर क्यों नहीं मिल रहा, मैं इस बात का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं सिर्फ इस एक बार घुमाने से मेरा काम चलाना चाहता हूं, तो मुझे ये तो लग रहा है मुझे स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी। लेकिन चलो स्क्वायरिंग मेरे माइंड में आ गई, स्क्वायरिंग करने के पहले मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा तो आयटा गायब नहीं होगा। आयटा गायब होगा नहीं ना, देखो आप ये क्या लिखा है, दिस इज 1/2 एन प्लस आयोटा √3/2। अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो इसकी भी स्क्वायरिंग होगी, इसकी भी तो स्क्वायरिंग होगी, और इसकी स्क्वायरिंग करो उसमें आयटा गायब होगा ही नहीं, हो जाएगा गायब, नहीं होगा ना। तो ये वो मुझे डर सता रहा है कि भाई कैसे हम गायब करें। तो अब या तो हमें बस डर के आगे जीते, है ना। डर के आगे जीते, आगे बढ़ के देखो आप, कोई बात नहीं भाई, अब मुझे ये मालूम पड़ गया डर किससे लग रहा है, आयटा से लग रहा है, तो मैं स्क्वायरिंग करना कंपलसरी है, क्योंकि उसके बिना वो रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि मेरे पास और कुछ भी नहीं है, तो स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी। अब स्क्वायरिंग मैं ऐसे करता हूं कि मैं स्क्वायरिंग करने के बाद आयटा हट जाए, तो तभी हटेगा जब हम इस अकेले आयटा को एक तरफ रखेंगे, अकेले आयटा को एक तरफ रखो, उस आयटा के साथ जो भी टर्म आ रही है उन सबको उधर ले जाओ आप, फिर जब स्क्वायरिंग करेंगे तो आयटा स्क्वायर हो जाएगा और वो हट जाएगा, मतलब ये एक थॉट है, इससे आंसर आएगा मुझे पता नहीं है, मुझे तो पता है आंसर आएगा, लेकिन जब वो पहली बार करेंगे तो उससे कंफर्म नहीं होगा कि आंसर आएगा नहीं आएगा। लेकिन वो एक थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई स्क्वायरिंग करने के बिना काम नहीं चलेगा, स्क्वायरिंग में एज सच करूंगा तो आयटा गायब नहीं होगा, उस रिलेशन में कहीं आयटा नहीं है, इसलिए मैं स्क्वायरिंग करने के पहले ये कोशिश कर रहा हूँ कि आयटा को अकेला एक तरफ छोड़ दूं और बाकी सबको एक तरफ लेके आ जाऊं और फिर स्क्वायरिंग करूं। तो इसमें क्या आया, Z3 - 1 इज इक्वल टू Z2 - 1, एंड दिस इज 1/2 एंड प्लस आयोटा √3/2, प्लस आयोटा √3/2, ये ऐसा आ गया ना। अब मैं पहले क्या करता हूँ, टू से तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये मैंने टू से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, Z3 - Z1, Z2 - Z1, और ये कितना आ गया, 1 प्लस आयोटा √3 आ गया। आ रहा है समझ में। अब मैं इस पूरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसको उधर इंटरचेंज कर दूंगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो उसको मैं वहीं रख लूंगा, तो मैंने उसको इंटरचेंज कर दिया, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ Z3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z1 माइनस Z2 एंड प्लस Z1 इज इक्वल टू आयोटा इंटू Z2 - Z1 इंटू √3। अब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो आयोटा गायब हो जाएगा, स्क्वायरिंग तो किए बिना तो कैसे आएगा वो Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर, समझ में आ गए। अब स्क्वायरिंग करो, अभी मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ से कि वो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अब मैं स्क्वायरिंग करके देखना ही पड़ेगा मुझे, मेरा काम चला नहीं चला, और नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, फिर कुछ और सोचेंगे ना, वो तो प्रयास कर रहे हैं वरना, वरना स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 2Z3 माइनस Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू आयोटा Z2 - Z1 और √3। अब स्क्वायरिंग कर देंगे आप, है ना, करके इंटरचेंज कर देंगे, रिजल्ट निकाल लेंगे, आ जाएगा वो ना, 100% आ जाएगा वो, कर लेंगे ना अब तो। मतलब वो वहां एकदम दिख नहीं रहा था मुझे कि मैं क्या करूंगा ना, वो मुझे लाना वो था, स्क्वायरिंग करना रिक्वायरमेंट थी, उसके बिना आ नहीं रहा था वो ना, तो कर लेंगे है ना, स्क्वायरिंग करने से आ जाएगा। या फिर देखो ये तरीका है कि इससे फिर इससे रिमूव करने, इसको इससे निजात पाने का एक तरीका था कि हम एक बार और घुमाएं, एक बार और घुमाएं हम, और ई की पावर आइटा π/3 लेके आ जाए, और उससे क्या करें, डिवाइड कर दें दोनों, क्योंकि यहाँ एंगल π/3 है, तो मैं कोशिश करूंगा अब जो दो वेक्टर लूंगा ना उनको भी मैं एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाऊंगा, ताकि एंगल π/3 आएगा और डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो एंगल क्या आएगा, माइनस, फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ताकि ई की पावर आइटा π/3 इंटू ई की पावर माइनस आइटा π/3 ई की पावर आइटा जीरो हो जाएगा, वो 1 आ जाएगा। या तो मैंने इस तरह से मुक्ति पाई इससे ना, या फिर हम इसको एक बार और घुमा देंगे ना, या इसको फिर एक बार दो वेक्टर और ले लेंगे, उनको फिर घुमा देंगे ना। ऑब्वियस सी बात है, अब दो वेक्टर डिफरेंट लूंगा मैं ना, जिनको मैं घुमाऊंगा ना,
मैं एक बार इस वेक्टर को ले चुका, एक बार। अब वो ऐसा नहीं कि मैं एरो बना रहा हूँ, उस डायरेक्शन में लेना है। आप कैसे भी लेके देख लो, आप उल्टा लेके देख लो, आप यूं लेके देख लेते हैं ना, आप इस वेक्टर को घुमा देते हैं। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं कि मैं एरो जिस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ उस डायरेक्शन में लूंगा तभी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है ना। तो उसके लिए हल्का सा हो सकता है घर जाके एक्सपेरिमेंट करना पड़े, मैं ऐसा करके देखता हूँ, तो उससे भी आ जाएगा आंसर। ऐसा नहीं है कि मैं इस तरह से ले रहा हूँ तो उससे आएगा। अब मैं एक बार और घुमाना चाह रहा हूँ, तो अब की बार मैंने ऐसे घुमा दिया ना, ये वेक्टर ले लिया मैंने और एक वेक्टर ही ले लिया। इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे कितना आ जाएगा देखो आप, ये तो हमने लिख ही लिया था ना, ये तो एक बार तो घुमा ही दिया था हमने ना। और इस बार घुमाने से क्या आ जाएगा आपकी बार? कौन सा वेक्टर मिल रहा है? Z1 - Z2, दिस इज Z1 - Z2। लंबाई बराबर है इसे दोनों की, कोई दिक्कत नहीं। किसको घुमा रहे हैं हम? Z3 - Z2 को घुमा रहे हैं हम। किस एंगल से घुमा रहे हैं? पाई 3 से घुमा रहे हैं। बस अब दोनों को डिवाइड कर दो उनको ना। एक बार ही घुमा दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, हट जाएगा डिवाइड करने से। देयरफॉर Z3 - Z1 अपॉन Z1 - Z2 इज इक्वल टू Z2 - Z1 अपॉन Z3 - Z2। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उसको आ जाता है वो ना, Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर। यहाँ वो हट गया, यहाँ स्क्वायरिंग नहीं की फिर हमने ना, एक बार और घुमाया हमने। वरना वो उसको देखते डर लग रहा था कि भाई इसमें तो आयटा आएगा, हमारे पास आयटा नहीं है, स्क्वायरिंग करूंगा तभी वो आएगा। या तो मैंने स्क्वायरिंग की, या फिर मैंने स्क्वायरिंग करने के पहले सोचना पड़ा, या फिर एक बार और घुमा दिया, उनको डिवाइड कर दिया और काम चल गया। ठीक है ना? ऐसे निकाल तो लेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने। अब देखो इसमें क्या है, हम इस सवाल को ऐसा भी कर सकते थे। वो तो ठीक है, अभी यहाँ कंसेप्ट चल रहा है रोटेशन का, अपन रोटेशन का यूज करना सीख रहे हैं सवालों के अंदर उनको प्रूव करने के लिए। वरना हम ऐसा देख सकते हैं कि भाई मान लो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसका एक वर्टेक्स Z1 है, इसका एक वर्टेक्स Z2 है। लेट दिस पॉइंट इज Z1। इसको ए मान सकते हैं, ए के कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। इसको बी मान सकता हूँ, इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। इसको सी मान सकता हूँ, इसके कोरस्पॉन्डिंग नंबर Z3 है। इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। अब इसमें हमने ये प्रूव किया था कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड बराबर हो और उनका सम जीरो आ रहा हो, तो उनके रेसिप्रोकल का सम भी जीरो के बराबर होता है ना। अब देखो वो यहाँ कैसे लाऊंगा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर? हम जानते हैं व्हाट दिस लेंथ इज Z1 - Z2। ये Z1 Z2 के बीच की डिस्टेंस है, क्योंकि ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है ना। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में डिस्टेंस क्या हो गई? Z2 - Z3। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में डिस्टेंस Z3 - Z2। ये लेंथ हो गई हमारे पास। समझ रहे हैं बात? अब ध्यान से देखो कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस क्या है? बराबर हैं। तो क्या इन तीनों का सम जीरो है? यस। देखो आप Z1 - Z2 एंड सिंस Z1 - Z2 प्लस Z2 - Z3 एंड प्लस Z3 - Z1 बराबर जीरो। क्या है? जीरो के बराबर है। अब इसमें ये ध्यान रखना है अपने को कि जैसे मैंने यहाँ Z1 - Z2 लिखा, तो मैं यहाँ Z2 - Z1 भी लिख सकता था। लेकिन अगर मैं यहाँ Z2 - Z1 लिखता तो ये सम जीरो नहीं आता, तो उसको अकॉर्डिंगली फिर मैं वो लिखता है ना। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इसको अगर मैं लिखता Z2 - Z1, मान लो मैं यहाँ लिखता Z2 - Z1, फिर मैं यहाँ क्या लिखता? क्या लिखता मैं? अब यहाँ Z2 पॉजिटिव आ गया ना, यहाँ Z3 - Z2 लिखता। और यहाँ क्या लिख देता मैं? Z1 - Z3 लिख देता है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड क्या है? बराबर। और क्या इनका सम जीरो आ रहा है? यस, इनका सम जीरो आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा ना? मतलब आंख बंद करके खोलना, आंख खोल के चलना पड़ेगा। भाई ये Z1 - Z2, तो इसको Z2 - Z3 लिखा, इसको Z3 - Z1। नहीं आ रहा समझ में? ताकि उनका सम भी जीरो आ गया, उनके मॉड भी बराबर आ गया। अब बस ये सम जीरो आ गया ना, है ना? ये तो मैंने हटा दिया यहां से ना। समझ में आ गया ना? वो मैंने कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हटा देता हूँ इसको यहाँ से। ये हटा दिया मैंने इसको यहाँ से, ये भी इसको रिमूव कर दो यहाँ से। मतलब इस तरह से लिखना है कि मॉड भी बराबर लगे और क्या। अब अगर इनका सम भी जीरो है, इन तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड भी बराबर, इनका सम भी जीरो है, देयरफॉर 1/Z1 - Z2 प्लस 1/Z2 - Z3 प्लस 1/Z3 - Z1 बराबर जीरो। हमें ऐसा भी याद रखना है ना, इससे एक फायदा हो गया। हमें ऐसे भी याद रखना है ना कि अगर Z1 Z2 Z3 किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, तो 1/Z1 - Z2। अब वो ऑर्डर में आना चाहिए, मतलब ऑर्डर ऐसा कि इनका सम क्या आ जाए? जीरो आ जाए ना। Z1 - Z2, Z2 - Z3,
Z3 माइनस Z। समझ में आ गया ना? तो हमें ऐसे भी याद रखना, वही इसका एलसीएम एलसीएम लूंगा मैं और मैनिपुलेट करूंगा तो वही आ जाएगा, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 Z3 बराबर 0, है ना? ऐसे भी याद रखना है, लेकिन अपने को ना वैसे भी याद रखना है और ऐसे भी याद रखना है ना। एक सवाल लिख लो, करके लाना है घर से आपको, और पूरे मन से करके लाएंगे अपने ना। A circle is described. A circle is described on OP as diameter. A circle is described on OP as diameter. A circle is described on OP as diameter. Full stop. 2 points Q and R. 2 points Q and R. 2 points Q and R are taken on this circle. Are taken. Are taken on this circle. Such that angle POQ is equal to angle QOR इज इक्वल टू थीटा। जो लिखा है वो सही लिखा है मैंने, इसमें करेक्शन नहीं है ना। हो सकता है इसको पढ़ के आपको कुछ अजीब लगे, लेकिन ये सही लिखा रहा हूं मैं ना। जैसे एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू थीटा। अगेन फुल स्टॉप। यानी वो क्यू और आर मुझे सर्कमफ्रेंस पर इस तरह से लेने हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो और थीटा के बराबर हो। एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल क्यू ओ आर बराबर थीटा। फुल स्टॉप। इफ ओ इज द ओरिजन, इफ ओ इज द ओरिजन, मतलब इसमें डाउट नहीं करना आपको, है ना, क्योंकि ये डाउट लगेगा आपको इसमें, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको ना। ये डाउट नहीं, इसमें डाउट हो सकता है लगे आपको कि डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसा कैसे लिख दिया इन्होंने, तो गुस्सा नहीं करना मेरे ऊपर, है ना। सारी एनर्जी सवाल करने में लगानी है अपने को ना। इफ ओ इज द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1, Z2 and Z3 respectively, Z1, Z2, Z3 respectively, then prove that Z2 square cos of 2 theta is equal to Z1 into Z3 cos square theta. Z2 स्क्वायर, स्क्वायर Z2 पे लगा हुआ है, Z2 स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू Z1 Z3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करके लाना है अपने को घर से, है ना। कल मिलते हैं फिर बाकी हम। तो इसमें शीट में सवाल लिख लो आप, है ना। शीट में सवाल हम कर सकते हैं एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर C3 करना है। C3 के बाद हम कर सकते हैं C4। पार्ट 2 में आ गए हम। B11। C9। C10 शायद दे रखा है मैंने आपको ना, देख लेना, शायद दे रखा है मैंने शायद। C12 या जे एडवांस में आया हुआ सवाल। B6 देख लेना, दिया है नहीं दिया मैंने पता नहीं, मुझे याद नहीं है।
ये करके लाना है ना। और एक डीबीबी करके रख लेना, आप डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन कल अपन डीबीबी। डीबीबी नंबर कौन सा आएगा? 31। हाँ तो ये 31 करके रखना है आप। 32 आएगा। डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन इसको डिस्कस वही करेंगे अपने ना, करके रखना है आपको लेकिन।